हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट स्टेप ऑफ दैट टारगेट दैट इज 50 आउट ऑफ 50। आई होप हमारी जो रॉक एंड रोल सीरीज थी आपने उसका एक वीडियो एक सेशन को अच्छे से अटेंड किया है और वो सारी वीडियोस आप लोगों के लिए फ्रूटफुल भी रही होंगी। अब इस वीडियो में हम करने वाले हमारी रॉकेट रिवीजन दैट इज लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ होल सिलेबस। जी हाँ, अगर आप सीबीएसई क्लास 10 आईटी 402 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम सारे के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर अप करेंगे इस वन शॉट में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सो डेफिनेटली हमारे जो चैनल पर डिटेल वीडियोस हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's start with our part A that is employability skills और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट 1 that is communication skills। एंड यू नो व्हाट, जो आपका पार्ट ए है ना इसमें बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। सो अगर आप इनको ओवरव्यू लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। तो देखो कम्युनिकेशन क्या, हम लोग आपस में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सर आपका क्या होता है कम्युनिकेशन। आप अपने फ्रेंड से बात करें वो कम्युनिकेशन है, मैं आपसे इस तरीके से बात करें दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो यहाँ पर हम अपने क्या है कि आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, राइट। सो अगर जो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल है उसमें हमारे पास एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होगा? जब मैसेज को सेंड करेगा वो कम्युनिकेट करेगा, रिसीवर जिसको मैसेज पहुंचेगा जिससे मुझे बात करनी है। एट द एंड जो है ना रिसीवर हमें एक फीडबैक देगा, ठीक है, किसको देगा? सेंडर को। जैसे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग आपको बोलते हैं ना कि डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, या टीचर क्लास में पढ़ाती है तो पूछते हैं कि समझ आया या नहीं आया। दैट मीन्स वी आर आस्किंग फॉर योर फीडबैक। फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि फीडबैक सिर्फ पॉजिटिव हो, फीडबैक कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कि मैम आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो फीडबैक, राइट। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, सपोज करो आपने आपका क्लास टेस्ट है तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा और पूछा कि भाई एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। तो सेंडर कौन हुआ? जिसने फोन किया, राइट। लेट्स सपोज आपने फोन किया तो सेंडर जो पर्सन इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, भेज रहा है। मैसेज क्या हुआ कि कल टेस्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। चैनल किस मीडियम के थ्रू, आपने कौन सा मीडियम यूज किया, फोन कॉल यूज किया, रिटन कम्युनिकेशन किया, ओरल पोल करके पूछा, तो दैट मीन्स चैनल। एनकोडिंग आप उसको किस फॉर्म में कर रहे हो वो आपका एनकोडिंग होगा। रिसीवर जिसके पास मैसेज पहुंचेगा। एट द एंड जो है रिसीवर उसका क्या देगा? फीडबैक। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, विजुअल और रिटन, ठीक है। वर्बल मीन्स बोल करके जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपसे बोल करके बात कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड से बात करो, आपस में बातचीत करो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन जो हम लोग आपस में बोल करके बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे अपने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले मेरी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, रिदम, जहाँ पर पोज देना है वहां पोज दो, जहाँ पर रुकना है वहां रुको, जहाँ स्पीड तेज करनी है, टोन इंक्रीज करनी है वहां पर वो चीज करो, ये सब, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस देखो वर्बल कम्युनिकेशन के। यहाँ पर मेरे पास टाइम सेव हो रहा है क्योंकि मैं सारा कुछ बोल करके बता रही हूँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस जो बोला फटाफट से मैंने सुन लिया। सेव्स मनी। रिटन कम्युनिकेशन में मुझे पैसा चाहिए, विजुअल कम्युनिकेशन में मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्बल कम्युनिकेशन में कोई आपकी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट सेव्स मनी। इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, आप अपने फ्रेंड से बात करो कि भाई हाई समझ आया, उसने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, तो दैट मीन्स इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है। ईज ऑफ प्रिपरेशन, फटाफट कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिटन कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है कि मुझे कुछ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, इवन इन विजुअल कम्युनिकेशन एज वेल, बट वर्बल कम्युनिकेशन में इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड्स, इसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते। अब जरूरी तो नहीं है जब भी बात करोगे रिकॉर्डिंग ऑन करोगे फिर बात करोगे, ठीक है। सो इसका रिकॉर्ड रखना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। नॉन कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस, अगर आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज देना है तो वहां पर हम जनरली वर्बल कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं। लाइक स्कूल का ट्रिप जाना है या कोई मैसेज स्कूल वालों ने आपको कोई सर्कुलर सेंड करना है, वो आपको जनरली रिटन कम्युनिकेशन देते हैं सो दैट सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप हो जाए, एक रिकॉर्ड रहे, आपको ध्यान रहे, ठीक है। लॉन्ग मैसेज के लिए वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कई बार बोलते बोलते हम पॉइंट से ही भटक जाते हैं, तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कॉस्ट।
ठीक है। कम्युनिकेशन कोस्ट का डिसएडवांटेज है इसमें, फॉर एग्जांपल आई नो इंग्लिश और मुझे किसी से बात करनी है जिसको स्पेनिश आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, या जर्मन में बात करनी है, फ्रेंच में बात करनी है, जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तो मुझे एक इमीडिएट ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, तो आपका वहां पर कम्युनिकेशन कोस्ट बढ़ जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब मैं बोल करके नहीं, कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, इस तरीके से बात कर रही हूँ, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ बॉडी लैंग्वेज हो गया, मैंने थम्स अप क्या दिया, गेस्चर हो गया, ऐसे शाबाश कर दिया, ठीक है, कुछ भी लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, हंस दिया थोड़ा सा, तो ये सारे आपके क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने ये साइन लैंग्वेज है इसकी, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हो गए कि कॉम्प्लीमेंट्री नॉन वर्बल में मीन्स आप वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल साथ साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो गया, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, ज्यादा नहीं है, मैंने कहीं इधर आओ, मैंने ऐसे कर दिया जस्ट, ठीक है, काम ही है, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैंने जस्ट ऐसे कर दिया, राइट, तो वेस्टेज ऑफ टाइम इतना एडवांटेज है। प्लस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी कि वेक एंड इम्प्रेसाइज, भाई मैं कह रही हूँ ऐसे, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या, तुम आओ या कोई चीज उठा करके दो, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मीन्स जो आप लोग देख करके कम्युनिकेट करते हो, लाइक इसमें आपका पीपीटीज हो गई, फोटोग्राफ को देख करके आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, वीडियोस हो गई, दिस इज जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ये मैंने पीपीटी प्रिपेयर किया, आप लोग देख रहे हो, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इस तरीके से जनरली कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका किसके अंडर आता है, विजुअल कम्युनिकेशन। फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेना, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना, राइट। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है कि जब मैं लिख करके कुछ टाइप करके मैसेज को सेंड कर रही हूँ, लेटर की फॉर्म में, सर्कुलर की फॉर्म में, वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। ये आपका ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, मेमोस हो गए, कुछ मैनुअल हो गया, फैक्स हो गया, इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, लेटर्स हो गए, किसी भी फॉर्म में आपका ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करना है, इतनी जोर से चिल्ला करके बोलने की जरूरत नहीं है, मैं रिटर्न कम्युनिकेशन दे सकती हूँ। परमानेंट रिकॉर्ड रहता है एज एन एविडेंस रिटर्न कम्युनिकेशन में, ठीक है, इसको आप बाद में एज अ लीगल एविडेंस भी यूज कर सकते हो। इट गिव्स द रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक। अगर मेरे पास कोई लेटर आया जो मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे सोचने समझने का भी टाइम मिलेगा कि क्या लिखा हुआ, उसको अच्छे से समझो। वर्बल में तो सब कुछ इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट और इट कैन बी सेंड टू मेनी पर्सन्स एट ए टाइम। फोटोस्टेट करो, भेज दो, या अगर आप कोई ऑनलाइन भेज रहे हो तो फटाफट सबकी ईमेल आईडीज पर भेज दो, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, सोचना समझना पड़ता है कि कुछ बात कुछ गलत इंटरप्रेट ना हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन रह ना जाए, ठीक है। फीडबैक प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट इंस्टेंट, फटाफट से फीडबैक भी नहीं मिलता, बिकॉज आपने रिटर्न कम्युनिकेशन दिया, सामने वाला उसको पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। सो इसकी कुछ ये है डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक है कि आपको बताया रिसीवर सेंडर को देगा कि उसको जो मैसेज है वो समझ में आया या फिर नहीं आया। 3 टाइप्स के फीडबैक है, स्पेसिफिक फीडबैक, जनरल फीडबैक और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक में जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, लाइक आपका जो मार्क्स है वो जैसे आप लोगों का एग्जाम होते हैं ना, एंड में एट द एंड ऑफ द सेशन एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है आप लोगों को क्लास इंचार्ज से, ठीक है। सो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, एट द एंड आपके रिमार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है। उसमें वो एक फीडबैक ही एक तरीके से स्पेसिफिक फीडबैक कि भाई आपने अच्छा स्कोर किया, आपका मैथ्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने स्पेसिफिक दे दिया, या आपकी ओवरऑल परसेंटेज कम है क्योंकि मैथ्स में मार्क्स कम थे, ये स्पेसिफिक फीडबैक है। जनरल फीडबैक लाइक गुड जॉब, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, कीप वर्किंग हार्ड, लाइक दिस। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में उसको डिटेल में बता रही हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हाँ आपके ओवरऑल परसेंटेज कम है, मैथ्स में मार्क्स कम है, क्यों? क्योंकि आपने काफी ज्यादा कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, राइट। तो ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो गया। स्पेसिफिक फीडबैक में मैंने बताया कि हाँ ये वाली टीम ए जो है टीम बी से हार गई, क्यों हार गई? स्पेसिफिक फीडबैक, हार गई फील्डिंग की वजह से। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में मैं उसको अच्छे से बताऊंगी कि आपने नोबल ज्यादा करी, क्यों हार गई, वाइट ज्यादा थी, ये जो भी उसका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, राइट। नेक्स्ट आता है मेरे पास 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में मेरे पास क्या है, कंप्लीटनेस, कि आपका जो कम्युनिकेशन है कंप्लीट होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। कंसाइज में कम शब्दों में पूरी बात बोल देना, टू द पॉइंट मैसेज होना चाहिए। कंसिडरेशन, सामने वाले को भी कंसीडर करना है, जिससे आप बात करें उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। क्लैरिटी, आपका जो कम्युनिकेट करे जो आपका मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी। क्लैरिटी, स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम, मीन्स अपना जो मैसेज है सामने वाले को क्लियर होना चाहिए। कंक्रीटनेस मीन्स कि आपको फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर के बात करनी है रादर देन फजी लॉजिक। कर्टसी मीन्स कि आपका जो मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर एज वेल।
करेक्टनेस मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर मीन्स कि आप लोगों को ऑब्स्टेकल जिसको हम बोलते हैं। अब आप लोग सोचो, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में से कौन कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। फर्स्ट वन आता है मेरे पास एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। आप लोग किसी रॉक कंसर्ट में गए, कोई बहुत ज्यादा शोर है, किसी मैरिज फंक्शन में हो, तो आप लोग आपस में क्या बात कर पाओगे, बहुत शोर होएगा ना, तो वो आपका फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है। या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ भूकंप आ जाता है, ठीक है, एकदम से हम क्या ही कम्युनिकेट करेंगे उस टाइम पर, नई आवाज समझ में आती है, तो वो आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस है। लैंग्वेज बैरियर कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है, वो एक ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है, आपने किसी शॉपकीपर पर गए, कुछ प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना, उसकी लड़ाई हो गई आपसे, अब नेक्स्ट टाइम आप उस शॉप पर जाते हो 10 बार सोचोगे कि लास्ट टाइम इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, अब मैं उसकी शॉप पर नहीं जा रहा। दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपना उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये भी एक बैरियर हो गया, ठीक है। या फिर इसमें एग्जाम्पल देता राइडिंग बाइसिकल का, कि आप बाइसिकल सीख रहे थे और गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, अब दोबारा से बाइसिकल चलाओगे तो आपको डर लगेगा, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, राइट। कल्चरल बैरियर्स है कि कुछ सोशल डिफरेंस हो गई, आप किसी की कल्चर को सामने वाले को नहीं जानते, हो सकता है मिसअंडरस्टूड हो जाए। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम भी, हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंग्लिश में तो क्या था, दिस इज ऑल द बेस्ट, दिस इज द गुड सिग्नल, बट वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो इसका मतलब होता है अंगूठा दिखाना, राइट। तो टोटली अपोजिट है। अब डोंट नो कि सामने वाला उसको किस तरीके से लेगा, ये भी एक बैरियर है। अब जैसे वो हाथ मिला रही है और वो सर झुका रहा है तो दोनों का मतलब नमस्ते, राइट। नेक्स्ट है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज मींस हैविंग प्रीकंसेप्शंस कैन वेरी वेल रूइन द चांसेस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के बारे में पहले से कुछ प्रीकंसेप्शन या गलत धारणा बना लेते हो, लाइक किसी को रिलीजन के बेस पर, कलर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर है कि लाइक ये दूसरे रिलीजन का, मुझे इससे बात नहीं करनी, ये दिस इज डार्क, मुझे इससे बात नहीं करनी, इस तरीके से, राइट। सो ये सारे कुछ कम्युनिकेशन इमोशनल बैरियर है। जब आप काफी ज्यादा खुश होते हो या काफी ज्यादा दुखी होते हो, तो भी हमें ज्यादा अगर हम बहुत दुखी है तो अपने भावना अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, राइट। सो ये कुछ आपके क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो आपकी बात करने में एक रुकावट बनते हैं। अब इन बैरियर्स हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज यूज करो सो दैट सामने वाले को समझ में आ जाए, प्लस गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक साथ साथ ले लो सो दैट कि सब समझ में आ जाए कि रिसीवर को जब वो मैसेज क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ तक जो कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 पर, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। नाउ सी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में क्या है, देखो सबसे पहले हम स्ट्रेस की डेफिनेशन करेंगे। अब आप लोग वन शॉट देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि बिफोर एग्जाम आप लोग ये देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में हो, कोई एंग्जाइटी है आपको कि एग्जाम कैसा होगा, ठीक है। सो स्ट्रेस रेफर्स टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन जो आप लोगों के दिमाग पर पड़ता है ना, एडवर्स सिचुएशन इन वंस लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉजल एजेंट, 4 तरीके जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मीन्स आपको कोई काम को करने की डेडलाइन दी गई है, आपका उस डेडलाइन तक काम नहीं हुआ तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। एग्जाम सर पर है, आता कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। फिर आपका फिजिकल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल चीज को लेकर के। सोशल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल अपीयरेंस को भी लेकर के स्ट्रेस होता है, लाइक मैं बहुत मोटा हूँ, मैं अच्छे से कैसे बात करूँ, राइट, कुछ भी समथिंग लाइक दिस, मेरे दांत खराब है, मैं खुल के हंस नहीं सकता। सोशल स्ट्रेस आपका जो पीयर ग्रुप होता है, सोशल सर्कल होता है, उसको लेकर के स्ट्रेस हो गया। फाइनेंशियल स्ट्रेस में पैसे को लेकर के हो गया, लाइक आई डोंट नो आप में है या नहीं है कि आफ्टर 12th मुझे खुद के मीन साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, उससे अपनी फीस निकालनी है, फिर स्टडी करना है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया। अदरवाइज पेरेंट्स को काफी रहता है, ठीक है, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि 2-2, 3-3 बच्चे, इनकी पढ़ाई का खर्चा, खाने का खर्चा, मैरिज का खर्चा, फिर क्या क्या खर्चा, ये सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। देखो स्ट्रेस आज के टाइम में हर एक के पास है, बट जो उसको मैनेज कर लेगा ना अच्छे तरीके से, वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। आजकल इवन मैंने न्यूज में भी काफी देखा है, 8 इयर्स की गर्ल, 8 क्लास की गर्ल्स को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। और इवन एक बीच में आया था न्यूज कि एक जो लेडी थी, गर्ल थी, वो डांस कर रही थी, वो डांस करते करते फ्लोर पर गिर गई, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो, बट हमें क्या करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। अपना बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखो, हेल्दी चीजें खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन।
ये एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। देखो मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ साथ एग्जाम में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, ठीक है, और 7 C's में से आ जाता है, प्लस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस इस तरीके से। और स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस कॉजल एजेंट भी एक बार आया हुआ है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करें लास्ट मिनट रिवीजन में, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखो एज इट इज आ जाती है, ये उठ करके फिलअप की फॉर्म में, कि डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। एबीसी के फुल फॉर्म कि अगर मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना तो एबीसी और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ए मीन्स एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट, बी मीन्स बिलीफ और सी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये इसके फुल फॉर्म की व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सी इन द एबीसी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो सी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज, ए मीन्स एडवर्सिटी, राइट। नेक्स्ट है कि अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो आपको क्या फायदा, आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे, जॉयफुल लाइफ जी पाओगे, सारे के सारे काम आप देखोगे कि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो, टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, और आप अगर स्ट्रेस फ्री हो तो आप एक हैप्पी पर्सन दिखोगे, अगर आप खुश हो तो सामने वाला जिससे आप बात करोगे ना वो भी खुश होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलो, उसने पूछा हाँ क्या हाल है, हाउ आर यू, आप कहोगे बस यार पता नहीं क्या बताऊं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सामने वाला खुश भी होगा ना तो भी वो सोचेगा क्या यार मैं किससे बात कर रहा हूँ। और अगर आप कहोगे हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं खुश हो जाएगा, आपकी एक पॉजिटिव वाइब मिल जाएगी उसको, ठीक है। बी मोर, आप एनर्जेटिक रहोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने विद फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ऐसा नहीं होगा कि आप एक रूम में डार्क रूम में बंद करके बैठे हो, ठीक है। अब अगर मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना है तो कौन कौन सी टेक्निक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, गोइंग ऑन वेकेशंस, तो ये भी डिपेंड करता है ना कि अगर आप फिलहाल अब स्ट्रेस में बिफोर एग्जाम, तो आई वांट एडवाइस कि आप वेकेशन पर जाओ, आपको तो एग्जाम है कल, ठीक है। सो नेचर वॉक्स लो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, टाइम को अच्छे से मैनेज करो कि इस टाइम पर ये टास्क परफॉर्म करना है, हेल्दी डाइट लो, जंक फूड पिज्जा ये सब अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, पॉजिटिविटी, अपना पॉजिटिव रहो, ठीक है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास एनहांसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स कि मैं जो काम कर रही हूँ ना इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ, बिना किसी की हेल्प लिए, ठीक है। सो अगर आप अपने आप से काम कर रहे हो ना, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी चीजों के बारे में अवेयर रहोगे, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी, सेल्फ मोटिवेशन होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि आपको अपनी कमियों के बारे में पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ऑन सेल्फ, अपने बारे में नॉलेज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो इसमें आप क्या है कि हम जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, उससे क्या होगा कि अगर आपको अपने वीकनेस के बारे में भी पता है ना तो आप उस पर अपना काम करोगे, सो दैट योर वीकनेस विल बिकम द स्ट्रेंथ एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मेरे पास सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है कि हर काम के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये काम मुझे करना है, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है ये काम करने को। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। 2 टाइप के मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन की आपको अंदर से ये चीज आ रही है, मतलब आपको है कि एक्सटर्नल, देखो पहले एक्सटर्नल क्या है कि आप रिवॉर्ड के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, ट्रॉफी के लिए तब वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जो स्कोर अच्छा, जो फर्स्ट आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए अगर मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो है तो वो मोटिवेशन है बिकॉज वो अवार्ड आपको मोटिवेट कर रहा है, बट दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन की आपको अंदर से ये चीज है कि हाँ अगर फर्स्ट नहीं भी आए बट मैं खुद से तो पढ़ रहा हूँ ना, तो दिस इज इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट अगर आपको जो पीपल है वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उनको पता रहेगा, फोकस्ड रहते हैं वो, उनको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, फुली डेडिकेटेड रहते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर के। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स खुद के मैंने रूल्स बनाए हैं, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, अपने बिहेवियर के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, ये सब इसके अंदर आएगा। इट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट ये स्मार्ट गोल्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म देखो, एस में से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, कि आप जो भी गोल्स सेट करोगे ना वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट में स्पेसिफिक, एस मतलब स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक मीन्स कि आपने फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई मैं डांस क्लास सीखूं, डांस क्लास मुझे डांस सीखना है, डांस क्लास जाऊंगा, यस।
स्मार्ट गोल स्पेसिफिक नहीं, आप बताओ कि हाँ मुझे डांस सीखना है, मैं डांस क्लास जाऊंगी, नेक्स्ट वीक में अपना स्टार्ट कर दूंगी, इस टाइम पर मैं जाऊंगी। ठीक है, मेजरेबल कि आपके जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। कि अगर आपने पूरा साल मेहनत नहीं करी, आप लास्ट टाइम पर बुक उठा रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेकर के दिखाऊंगा, तो दैट मीन जो पूरा साल पढ़ रहा हो तो बेवकूफ हो गया। तो अपना टारगेट वो सेट करो कि अगर लास्ट टाइम बुक उठा रहे हो, एटलीस्ट मैं आई विल ट्राई कि मैं 60-70% मार्क्स आ जाए। तो गोल वो सेट करो जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, सामने वाले को लगे भी हाँ भी पूरा हो सकता है, टाइम बाउंड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मुझे साइकिल सीखनी है, कब सीखनी है, कितने टाइम में सीखनी है, कैसे सीखना है, कुछ नहीं पता। सो आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट। इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 3 दैट इज बेसिक आईसीटी स्किल्स। अब आईसीटी स्किल में सबसे पहले क्या है कि आईसीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली आईसीटी होता क्या है, वो सारी चीजें या फिर जिसमें हम अपना क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को एक तरीके से या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ना, वो आपका आईसीटी होता है। ठीक है, आईसीटी रेफर्स टू ऑल मेथड्स, टूल्स, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग और सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, वो आपका किसके अंडर आएगा, आईसीटी के अंदर। ठीक है, आईसीटी डिवाइसेस आपके टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, ऑल दीज आर योर आईसीटी डिवाइसेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, दीज आर योर हार्डवेयर। कीबोर्ड है, मैं इसको देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, दिस इज योर हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, ऑल दीज आर योर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, दो वी कैन नॉट सी इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क द वे वी वांट। ठीक है, इसमें आपके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपका हार्डवेयर किस तरीके से काम करेगा, वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो गए लाइक आपका एमएस ऑफिस हो गया, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, ऑल दीज आर योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, ऑल दीज आर योर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। सी जब सबसे पहले मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले आपका एक बायोस रन होता है। बायोस की फुल फॉर्म है मेरे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने पावर बटन ऑन किया, सबसे पहले आपका ऑटोमेटिकली क्या रन होगा, बायोस। बायोस फर्स्ट डज अ सेल्फ टेस्ट, अपने आप वो टेस्ट करता है कि आपका जो सिस्टम है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ ओके है या नहीं है। इफ द सेल्फ टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज फाइन, तो आपका जो बायोस है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। और जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है, उस टाइम पर उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग इज द प्रोसेस जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है मेन मेमोरी में, राइट, BOOTING। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फंक्शंस भी आ जाते हैं, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है कि आपकी जो सारी डिवाइस सब कुछ एक तरीके से ना ये मैनेज करता है, इसको हम रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं, सारा कुछ मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, जितने आपके डिवाइसेस अटैच हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब देखेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उनका ट्रैक रखिएगा सभी स्टेटस का, कौन सा बिजी है, कौन सा फ्री है। प्लस ये चेक करेगा कि कौन सा डिवाइस आपका प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कंप्यूटर की मेमोरी का ट्रैक रखता है कि कौन सा स्पेस फ्री है, कौन सा स्पेस यूटिलाइज्ड है। जो आप फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आप लोग फाइल फोल्डर्स को कॉपी कट पेस्ट ये सब करते हो, ये भी ये ध्यान रखता है। सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखो, फर्स्ट है मेरे पास डोस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाता है विंडोज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स हो गया। कुछ मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एंड्रॉइड, सिम्बियन, विंडोज फोन, iOS। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले मेरे पास आता है इंटरैक्टिव यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव मींस इसको हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मीन्स जो आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा ही मिलेगा। ठीक है, इंटरैक्टिव GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आपके CUI बेस्ड होते थे, कैरेक्टर बेस्ड, जिसमें मुझे सारी कमांड्स लिखनी पड़ती थी। अब क्या है कि अगर आप किसी फाइल पर राइट क्लिक करो, ओपन लिखा हुआ दिख रहा है तो वो ओपन ही करेगा फाइल को। पहले मुझे सारी कमांड्स लिखनी पड़ती थी। नेक्स्ट है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक टाइम पर एक यूजर एक ही काम कर सकते हैं।
सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मीन्स एक यूजर काफी सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें तो मैं एक सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं एक टाइम पर नेट भी सर्च कर सकती हूँ कुछ, और प्रिंट कमांड साथ साथ चल रही है 100 पेजेस की, मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रही हूँ, तो काफी सारे काम ये एक साथ हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है मल्टी यूजर्स। मल्टी यूजर मीन जो मल्टीपल यूजर एक टाइम पर काफी सारे काम कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर पे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ना टर्म होती है रिस्पॉन्स टाइम। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है फटाफट होता है, एकदम फास्ट और क्विक होता है, ठीक है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल। आपने रोबोट्स में देखा, जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते फटाफट से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसमें वहां पर आपका क्या यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा नेटवर्क बनाता है जो ऑल ओवर द स्प्रेड रहता है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जनरली आपका बैंकिंग में आपका यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वन, ठीक है। जो आपका सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है उसमें आपका विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन है। वैसे 10, 11 हम लोग यूज कर रहे हैं, बट चीजें सेम रहती हैं कि डेस्कटॉप क्या है, स्टार्ट बटन आप सबको पता है क्या, वॉलपेपर क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं जो स्मॉल पिक्चर्स होती है डेस्कटॉप पर, टास्क बार ये आपका जो बॉटम पर होता है ये आपका टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन आप लोगों को पता है, ठीक है। फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में आपको पता है। इसकी हायरार्की क्या है कि फाइल और फोल्डर में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर? देखो फाइल तो क्या है कि आपने कुछ काम करना है, आप उसको फाइल में सेव करके रखोगे। फाइल के अंदर डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है, फोल्डर नहीं सेव कर सकते ना, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल होती है, ठीक है, अनलेस मैं उसको एम्बेड कर रही हूँ। फोल्डर में क्या है कि आपके मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं फर्दर, ठीक है। फोल्डर का अपने आप में कोई साइज नहीं होता, जो साइज होता है एमबीज वगैरह या जीबीज में वो आपका फाइल का साइज होता है, राइट। अब जैसे सपोज ये डी ड्राइव, उसके अंदर एक दो फोल्डर है, फिर फोल्डर के अंदर एक फाइल भी हो सकती है, एक और फोल्डर भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, फोल्डर पर जाओ, आपका एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N, ठीक है। न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है, राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, फिर जो सी फाइल आपने बनानी है वो सिलेक्ट कर लो, वो न्यू फाइल बन जाएगी। रीनेमिंग फाइल्स और फोल्डर्स, अगर आपको अपने फाइल्स फोल्डर्स को रीनेम करना है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की रहती है दैट इज F2 शॉर्टकट की होती है अगर मुझे फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, ठीक है। उसके बाद डिलीट फाइल या फोल्डर, या तो डिलीट की प्रेस कर दो, या सेकंड मेथड क्या है, राइट क्लिक और सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन, यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। या फिर आप परमानेंटली डिलीट करना है, Shift+ डिलीट कर दो। फिर नेक्स्ट आता है कॉपी फाइल एंड फोल्डर, जो आपने कॉपी करना है सिलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज भी देख लो एक बार आप लोग, कट कॉपी पेस्ट। वैसे तो 10th में वो आती होंगी, बट कईयों का ना कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। कट की Ctrl+C लिखाते हो, ऐसा नहीं है। पेस्ट की Ctrl+P लिखाते हो, नो। कट की शॉर्टकट की है मेरे पास Ctrl+X। ऐसे ध्यान रखना, कट हम लोग किससे करते हैं? सीजर से कट करते हैं ना, सीजर आपकी एक्स शेप में होती है, तो कट की शॉर्टकट की Ctrl+X। कॉपी की Ctrl+C, कोई दिक्कत नहीं। पेस्ट हम लोग जनरली किससे करते हैं? फेविकोल हो गया, फेविस्टिक हो गया, फेविक्विक हो गया, वी वर्ड आ रहा है ना जो बार बार मुझे लग रहा है, तो ये Ctrl+V किसकी शॉर्टकट की हो गई है? पेस्ट की। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास परमानेंटली डिलीट करना हो, या तो रिसाइकल बिन से एम्प्टी कर दो, या फिर शिफ्ट डिलीट की प्रेस कर दो, ठीक है। अगर आपको टेम्परेरी फोल्डर से डिलीट करना है, ये भी हमारे एग्जाम में आता है। रन विंडो में आप लोग क्या लिखते हो? %temp%, ठीक है। कुछ फाइल्स आपकी कैश फाइल्स होती है, टेम्परेरी फाइल्स होती है। रन विंडो ओपन करोगे, रन विंडो कैसे ओपन करोगे? विंडो की +R। यहाँ पर अगर मैं टेम्प लिख रही हूँ, ये आपका टेम्परेरी एक फोल्डर ओपन हो गया। ये सारी फाइल्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट डेल कर दो, डन, डिलीट, ठीक है। ये इसी तरीके से %temp% भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा %temp%, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए मेरा भी सिस्टम डिलीट हो रहा है, जो भी कुछ ऐसी अननेसेसरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही हैं, राइट। ऐसे आप यहाँ पे प्रीफेच लिख सकते हो, वो भी आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, ठीक है। आपका क्यों टाइम वेस्ट करें। चलो नेक्स्ट आता है मेरे पास, हाँ, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। देखो जब भी हम कोई चीज लेते हैं ना, मुझे उसकी अच्छे से केयर करनी पड़ती है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। गाड़ी लेते हो, नई कार लेते हो, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो,
एक्टिवा लेते हो टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो, लैपटॉप लेते हो तो मुझे उसकी मेंटेनेंस भी अच्छे से रखनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे ना तो उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री, उसको डस्ट फ्री रखना है, ठीक है। डोंट ईट और ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पे काम करो आसपास कोई खाने पीने की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर पानी चाहिए कुछ भी चाहिए तो उसको साइड में रख दो। टू कीप द कीबोर्ड क्लीन, मेक श्योर जब आप कीबोर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो आपके जो हैंड्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। सीडीज और डीवीडीज को अच्छे से हैंडल करना है, उस पर कुछ स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। कीबोर्ड को कवर करो जब उसका काम ना हो, तो हम इस तरीके से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स उसको क्लीन करके रखो, जो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा उसको रिप्लेस कर दो। कीप फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, जो केबल्स हैं आपको लगता है मेस्ड अप हो गई हैं उसको अच्छे से मेंटेन करो। जो आपको लगता है अनऑथराइज्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको रिमूव कर दो। रेगुलर बैकअप लेते रहो डेटा का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसको अप टू डेट रखो। बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए, शट डाउन करो कंप्यूटर सिस्टम को। डू नॉट ब्लॉक द वेंट, जहां पर आपको लगता है वेंटिलेशन प्रॉपर है उसको आपने ब्लॉक नहीं करना, राइट। नेक्स्ट आपका आता है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म देख लो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सीज की स्पेलिंग SEIZE, राइट। सो कंप्यूटर वायरस के एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को अटैच कर लेता है, अपना जो भी आपकी फाइल्स होंगे सिस्टम्स की वो करप्ट कर देता है। नेक्स्ट आपको पता कैसे लगेगा कि आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है? आपका कंप्यूटर धीरे धीरे चलेगा, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, कुछ अननोन से अनयूजुअल एरर मैसेजेस आपके पास आने लगेंगे, फाइल का साइज चेंज हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ फाइल्स, आपको लगेगा कि कुछ काफी सारी फाइल्स अपने आप से आ गई हैं, अपने आप आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। सो अगर ये सब होता है तो आपने क्या करना है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करो। फ्री वर्जन नहीं लेना, जो उसका प्रॉपर पेड वर्जन होता है। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो रखो उसको। अननोन पर्सन्स की इमेज को मत ओपन करो, जिनको आप नहीं जानते, जो स्पैम मेल्स है उसको भी साइड रखो, कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है। सीडीज या पेन ड्राइव्स लगा रहे हो तो पहले स्कैन करो फिर लगाओ, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होता है? फायरवॉल। फायरवॉल आपका क्या, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। कि आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? फायरवॉल यूज करते हैं। सो इट कैन बी हार्डवेयर और इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर एज वेल विच प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कि अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आ रहा है, फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा। कुकीज आपकी कुछ स्मॉल फाइल्स होती है जिसमें आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। आप कोई वेबसाइट विजिट करो, सारी डिटेल्स होंगे, सारी कुकीज की फॉर्म में, एक फाइल की फॉर्म में स्टोर रहेंगी। सो कुकीज आर स्मॉल फाइल्स, ये भी आ जाता है कई बार, विच आर स्टोर ऑन यूजर्स कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पर स्टोर होती हैं व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। These files are designed to hold data specific to a particular client or website। हमें टाइम टू टाइम जो है ना कुकीज को, इस सबको, कैच फाइल्स को डिलीट करते रहना चाहिए। थ्रेट्स टू कंप्यूटर को कौन कौन से थ्रेट है? एक तो थेफ्ट से, थेफ्ट मीन्स कोई लैपटॉप चुरा करके ले जाए, कंप्यूटर मॉनिटर ही चुरा करके ले जाए, ये थेफ्ट हो गया। और दूसरा क्या था? वायरस। वायरस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिजिकल थेफ्ट हो गया, कोई फिजिकल चीज को उठा करके ले जा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, कोई आपके आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड स्टील कर लिया। सॉफ्टवेयर पायरेसी, किसी ने आपका सॉफ्टवेयर स्टील कर लिया, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना हो तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? पासवर्ड्स लगाओगे, पासवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे, फायरवॉल सेटअप कर सकते हो, डेटा को एनक्रिप्ट करना है। प्लस जो भी आप पेमेंट करोगे वो सिक्योर वेबसाइट पर होनी चाहिए, जहां पर आपका ये HTTPS वाला प्रोटोकॉल हो, यहाँ पर एक पैडलॉक सिंबल हो। सो यहाँ पर आप कौन साइट्स पर विजिट करना है जो आपके लिए सिक्योर हो। फाइनली यहाँ तक हमारा जो बेसिक ICT स्किल्स पे कवर अप होता है। अब हम आ जाते हैं हमारी यूनिट 4 पर, दैट इज यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में सबसे पहले देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर के माइंड में कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव आइडिया ला करके कोई नई चीज डेवलप करेगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको डेफिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं ना पहले, तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने बिजनेसमैन वर्ड सुना होगा, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, उनका जो मेन एम होता है दैट इज प्रॉफिट अर्न करना। हाँ ठीक है, वो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, बट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनका जो मेन काम होता है ना कुछ एक न्यू इनोवेटिव आइडिया अपने माइंड में लाएंगे, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, ओप्पो के जब स्टार्टिंग में सेलफोन्स आए थे तो उन्होंने देखा जो इस कंपनी के ब्रांड वो थे मैनेजर कि भाई हाँ ये तो मतलब कि
सेल्फीज का बहुत क्रेज है उस टाइम पर, तो उन्होंने, अब मोबाइल फोन तो हर कोई मार्केट में हर बार नया नया आ रहा है, ठीक है, इतने मॉडल्स हैं, उसमें कौन से नए फीचर्स है इतना नहीं पता लगता, बट उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया कि हाँ देखो उन्होंने सेल्फीज का बहुत ट्रेंड है, तो ओप्पो सेल्फी कैमरा उन्होंने बना दी, सेल्फी फोन, ठीक है। और मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप देख सकते हो, जब स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन इन्वेंट हुई थी तो पहले वो सेमी ऑटोमेटिक होती थी, फिर हमारे एंटरप्रेन्योर्स आए कि हाँ फुली ऑटोमेटिक कर दो, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक न्यू इनोवेटिव आइडिया ला करके वो मार्केट में कुछ नया काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बल्ब्स को देखो, स्टार्ट ये एलईडी बल्ब्स हैं, ये तो सिर्फ एक ही लाइट वाले, वो एक 7-8 RGB वाले बल्ब्स भी आ गए हैं मार्केट में। आप अमेजोन पर सर्च कर सकते हो RGB बल्ब्स लिख करके, तो आपको देखोगे वो कितने कलर्स चेंज करता है वो एक ही बल्ब, तो एक क्या, एक इनोवेटिव आइडिया ही तो है। सो हमारे एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? पर्सन हु डेवलप्स अ न्यू इनोवेटिव आइडिया एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और वेंचर दैट जनरेट्स सम वैल्यू टू द कस्टमर, को भी वैल्यू जनरेट करते हैं प्लस उनको साथ साथ खुद का भी प्रॉफिट हो। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हो गया आपका, एंटरप्रेन्योर हो गया। सोसाइटी तो हम सब लोग हो गए, वो कम्युनिटी हो गई जो सब लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी आपस में ना इंटर रिलेटेड है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी पर, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं? आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप है सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, वेलफेयर बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ जाती है, हमारा काम एफिशिएंटली होता है, जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में सोसाइटी को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है यहाँ पर? एनवायरमेंट डिग्रेड होता है सारा का सारा, हमारा पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कम पैसों में ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है क्योंकि काफी सारे काम हमारी मशीनें कर देती है, तो उतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, राइट। So basically, we are having 4 types of entrepreneurship: social, women, agricultural और small scale entrepreneurship. Social entrepreneurship वो entrepreneurs वो होते हैं जो social problems है ना, like आपका child labor हो गया, ठीक है, इन सबको लेकर के जो काम करते हैं वो आपके सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि जहां पर 51% शेयर मिनिमम वुमेन का है, वहां पर वुमेन आपका काम कर रही है, सब कुछ वुमेन देख रही है, जो अपॉर्चुनिटीज वुमेन प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल सब कुछ वो काम कौन कर रही है? वुमेन कर रही है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स जो आपके खेती बाड़ी या फार्मिंग को लेकर के जो काम करते हैं वो आपके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हो गए। स्मॉल स्केल जो आपके स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी आ जाता है, राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में, उनको बिलीफ रहता है अपने आप में, वो विश्वास रखते हैं, ठीक है, अपनी काबिलियत पर, प्लस वो ट्राई करते रहते हैं न्यू न्यू आइडियाज, पेशेंट होते हैं, वो धैर्य होता है उनके अंदर, दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडिया, क्रिएटिव माइंड तो उनका है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर एक्शंस, जो काम उन्होंने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही लेंगे, सामने वाले को ब्लेम नहीं करते हैं। दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी, ऐसा नहीं है कि मुश्किल समय आया तो उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखो ये भी एग्जाम में आ जाता है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, पर ये कई बार आ जाते हैं राइट एनी 2 एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, राइट एनी 2 प्रमोशनल फंक्शंस, कम आता है, बट एक बार ये टर्म्स भी देख लेना, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस। अदरवाइज जनरल आ जाए आपका राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो ये आप लिख सकते हो। फर्स्ट वन क्या है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है इनमें, सारे बिजनेस को मैनेज करके करते हैं, लाइक सबको हायर करना, जो एम्प्लॉइज कंपनी में चाहिए उनको सैलरी देना, लैंड लेबर कैपिटल अरेंज करना, सारा काम वही करते हैं। इनकम डिवाइड करना कि जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है उसको अगर मुझे किसी को बोनस देना है, अपने इसको सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, ये सारा काम वो देखते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं ये, प्लस क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ये सारे इसके क्या है? फंक्शंस। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रोल में देखो क्या है कि जो जो काम एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं वो वही रोल निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो मैं कह रही हूँ बार बार की इनोवेटिव आइडिया डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो दैट मीन्स वो कौन सा रोल हो गया? इनोवेटर्स रोल हो गया, एजेंट रोल हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग रोल हो गया, सब कुछ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। रिस्क अजम्पशन रोल, क्योंकि वो रिस्क लेकर के काम करते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन रोल की, अगर बिजनेस स्टार्ट करना मुझे कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, वो अरेंज करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन रोल हो गया। इमिटेटिंग रोल की, अगर वो एक दूसरे को देख करके कुछ अडेप्ट करना चाह रहे हैं, वो इमिटेटिंग रोल हो गया। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल हो गया।
ठीक है, स्टेटस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो ये सारे आपके क्या हो गए, एंटरप्रेन्योर्स के रोल। नेक्स्ट मिथ भी आ जाते हैं एग्जाम में, राइट एनी टू मिथ्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं मिसकंसेप्शंस या भ्रम, जिसको गलत फहमी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो पहला मिथ क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, कि तुम्हें लगता है कि तो जन्म से एंटरप्रेन्योर है, जन्म से इतना बड़ा इसमें दिमाग, इतना अच्छा दिमाग है तभी ये काम कर रहे हैं, नहीं। दिस इज अ लर्न स्किल, ये सीखी जा सकती है। इट इज इजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये भी मिथ है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं होता, ठीक है। कहने की बात है कि हाँ तुम ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, जब स्टार्ट करना होता है तब वो पता लगता है कि वो कितना डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज, ये भी गलत है, ठीक है। सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं होता, द ओनली रिक्वायरमेंट इज अ गुड आइडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड आइडिया होना ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करना भी मुझे आना चाहिए। बिजनेस आइदर फ्लरिश और फेल, ये भी एक मिथ है, तो फ्लरिश होगा या फेल होगा, हो सकता है स्टेडली धीरे धीरे वो बढ़े, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स टेक लॉट्स ऑफ रिस्क, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम वो रिस्क ही लेते रहते हैं, नो। अ स्टार्टअप कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक, ये भी मिथ है, जो आपके बिजनेस स्टार्ट करे वो बैंक से बोरो कर सकते हैं कुछ भी अगर फाइनेंस चाहिए हो। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ऐसा भी नहीं कि भाई मैं इस चीज का बिजनेस स्टार्ट करो तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, नो, ठीक है। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, हर एक स्टेज पर हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूँ तो बहुत सारा पैसा चाहिए, जितना आपके पास आप उतने से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर गिव अ लिटिल अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ, अब तुम्हें लगता है कि वो सारा दिन काम कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, भी एक मिथ है। अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलेगा एक तरीके से, राइट। सो यहाँ तक हमारा जो एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर है स्किल्स का, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए, दैट इज ग्रीन स्किल्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रीन स्किल्स। अब देखो ग्रीन स्किल्स में क्या है कि आपको एक ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे आजकल जो रिसोर्सेज हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे, देखो अगर हम प्रेजेंट जनरेशन की भी बात करें, उनको भी इतने क्लीन रिसोर्सेज तो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, या फिर उतनी क्वांटिटी में हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सोचो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन उनको हम क्या दे करके जाएंगे, राइट। सो द एनवायरमेंट अराउंड अस अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक बार ये भी आ गया था, ये चीज भी पढ़ लो, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये एक बार आया था एग्जाम में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि आपको जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तो ध्यान रखना ही रखना, उसकी नीड्स को तो सेटिस्फाई करना ही है, बट मेरे जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी कीमत पर। सो ये आपकी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब देखो सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर अ होम और वर्क प्लेस, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। वाटर आपको लगता है जहां पर आप रीयूज करना चाहो कर सकते हो। कंजर्व रेन वाटर टू बी यूज्ड इन डेली वर्क, बारिश का पानी यूज कर सकते हो दोबारा से। रिट्रीटिंग द वेस्ट वाटर एंड रीयूजिंग इन वॉशरूम्स, सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स, तो काफी सारी चीजें जो आप लोग खुद के लेवल पर भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 ये चीज आती है मेरे पास, 3 R's एंड 4 R's एंड 1 U, मीन्स रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, और एक आता है मेरे पास अपसाइकिल। तो रिफ्यूज का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको यूज करना एकदम बंद कर दो, ठीक है, से नो टू पॉली बैग्स, रिफ्यूज कर दो। रिड्यूस की अगर आपको लगता है कि उनको हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का यूसेज कम से कम कर दो, मिनिमाइज यूज करो उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर आता है रीयूज, जहां पर आपको लगता है कि भाई इस प्रोडक्ट को हम रीयूज कर सकते हैं किसी वेस्ट वगैरह से, ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। रिसाइकिल हो गया, वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकिल इट एज फार एज पॉसिबल। अपसाइकिल का मतलब क्या होता है, एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल्ड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अपसाइकलिंग मीन्स कि जो पुराने वाले प्रोडक्ट है ना उसको एक न्यू लुक दे दो टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेक इट लुक डिजायरेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, मीन्स कि आपके जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कम कर दो, रिसोर्स को कंजर्व बचा करके रखो। रिसाइकलिंग या रीयूज करो वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, ज्यादा से ट्रीज उगाओ, प्लांट मोर ट्रीज, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन को मुझे कम करना है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है? पॉपुलेशन, जनता बहुत ज्यादा बढ़ रही है इतनी स्पीड से, पॉवर्टी भी है, ग्रीडीनेस भी आ गई है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी नहीं है, लूज एंड्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, इश्यूज इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब मेरे पास देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो कर लूंगी ना तो अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे सारे के सारे रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन को क्लीन रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रेजेंट जनरेशन को भी क्लीन रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा सारा का सारा रिसोर्सेज में, प्लस हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उससे कहीं ना कहीं लड़ने में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है? द इकोनॉमी दैट रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल रिस्क एंड स्ट्राइक्स इकोलॉजिकल बैलेंस इज टर्म्ड एज ग्रीन इकोनॉमी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आ जाता है। तो ये देखो एक तो कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये बनाए तो किसने? हमारे यूनाइटेड नेशंस ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज इंश्योर्ड इन आवर कम्युनिटीज एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यूनाइटेड नेशंस ने ये आपके बनाए हैं 2015 में, और टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, किसने बनाए? डेवलप के यूनाइटेड नेशंस ने। कब करे? 2015 में करे। कितने गोल्स हैं? टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि बाय द एंड ऑफ 2030 तक अगर हम इस रूल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 2030 तक जो है हम लोग अपना पॉवर्टी खत्म कर पाएंगे, प्लैनेट्स बचा देंगे, सारे लोग खुशी से जिएंगे। ठीक है, ये सब चीज आएगी। अब देखो ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है वो ये सारे हैं। फर्स्ट वन है कि पॉवर्टी नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। ठीक है, जीरो हंगर, भूखमरी नहीं होगी, कोई भूख से नहीं मरेगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना है, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जेंडर इक्वालिटी होगा। इस पर काफी सारे जो गोल्स हैं इस पर अभी भी काम चल रहा है, कहीं पर तो स्टार्ट हो भी गया काफियों पर। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये क्यों बने हैं जगह जगह पर वॉशरूम्स, ये गांव वगैरह विलेज एरियाज में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे लाइफ यानी कि जो मराइन लाइफ है फिशेस वगैरह के लिए, उनका भी मुझे ध्यान रखना है, लाइफ ऑन लैंड हम लोग हो गए। ठीक है, जो सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसको खत्म करना है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। सो ये हमारे जो है टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो एट द एंड ऑफ 2030 यानी कि 2030 तक हम काफी कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, और उसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट 1, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जो मेरे पास आता है यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। स्टाइल्स में मेरे को क्या पढ़ना है कि आपने स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन और कैटेगरीज ऑफ स्टाइल। A style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on the document. ठीक है, collection of formatting features होते हैं, information होते हैं, जब टेक्स्ट पर काफी सारे ऑप्शंस अप्लाई करते हो हम सब उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो स्टाइल की बेसिकली हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज पे भी आ जाते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल, डेफिनेशन ऑफ स्टाइल, कैटेगरीज ऑफ स्टाइल। तो पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। पेज स्टाइल में क्या है कि जो मैं स्टाइलिंग अपने पेज पर अप्लाई कर रही हूँ, पेज पर क्या होगा, मार्जिन होगा, उसका ओरिएंटेशन होगा, राइट, और उसका पैराग्राफ स्टाइल में पैराग्राफ के लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा, कलरिंग होगी, वो सब। कैरेक्टर स्टाइल में कैरेक्टर्स का स्टाइल होगा, फ्रेम स्टाइल की मेरे पास जो पेज है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है, हर एक सेक्शन पर मैं डिफरेंट फीचर्स अप्लाई कर रही हूँ। लिस्ट स्टाइल, अगर मेरे पास लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, उस पर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, टेबल पर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो ये सारा हम किसके हेल्प से अप्लाई करते हैं, स्टाइल की हेल्प से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो की, तो ये जो इसको ओपन करने के ना 3 मेथड्स हैं। या तो आप स्टाइल्स ऑप्शन को ओपन कर सकते हो फ्रॉम द मेन्यू बार से, या फिर आपका एक साइड बार मेन्यू होता है वहां से ओपन कर सकते हो, या इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है दैट इज F11 से भी आपका जो है स्टाइल्स मेन्यू ओपन होता है, राइट। फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है कि वो फॉर्मेटिंग जो आपको लगता है कि काफी जगह में आपने कोई फॉर्मेटिंग काफी जगह पर अप्लाई करनी है और आपका टेक्स्ट बार बार स्कैटर्ड है, इधर उधर फैला हुआ है, तो वहां पर क्या करेंगे, फिल फॉर्मेट मोड का यूज करेंगे।
To apply a style on words present at different locations in the document, we'll have to go to each word separately. तो उससे बेटर क्या मैं क्या यूज करूंगी वहां पर अपना फिल फॉर्मेट मोड, ठीक है। अब देखो काफी सारे बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में भी कि मैम क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं इसका बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ अपने वीडियोस में। देखो अगर मैं बात करूं कि PYQ का तो 2 या 3 टाइम्स आपके स्टेप वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो चांसेस आर देयर, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल नहीं आते या नहीं आएंगे, नो। बट अगर आपने मेरी डिटेल्ड वीडियोस देखी है, मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है, तो वहां पर अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो डेफिनेटली विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ स्टेप्स क्वेश्चंस एज वेल, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। और रही बात अगर आप एक आधा छोड़ देते हो, देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन स्टेप्स वाले आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो काफी सारी चॉइसेस भी तो रहती हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको इजी होगा अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो हमारा ये लास्ट मिनट रिवीजन वाला वीडियो है, इसमें हम स्टेप्स को जनरली अब डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन है। अगर आपको फिर भी देखने हैं स्टेप्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो डेफिनेटली जो है ना आप लोग हमारे जो डिटेल्ड वीडियोस है ना वहां पर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। न्यू स्टाइल को क्रिएट करने के 2 मेथड्स हैं, बाय यूजिंग सिलेक्शन और बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी अपना न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। समरी फटाफट से पढ़ लो इस चैप्टर की। स्टाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। राइटर प्रोवाइड 6 स्टाइल कैटेगरीज, मैंने बताया, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है, ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। अब देखो अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस क्यों इंसर्ट करते हैं? सो दैट मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे। अगर उसमें सारे के सारे टेक्स्ट होंगे, कुछ बुलेट्स नहीं होंगे, कुछ लिस्ट वगैरह नहीं होंगी, पूरा टेक्स्ट होगा, तो वो डॉक्यूमेंट एक बोरिंग सा लगेगा। अगर मुझे उसको विजुअली अच्छा दिखाना है तो उसमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इमेजेस। और इमेजेस की एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, GIF, JPG, PNG, BMP, इस तरीके से। अगर मुझे इमेज को इंसर्ट करना है तो मेरे पास 4 मेथड है। या तो मैं इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू इंसर्ट कर सकती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट के थ्रू कर सकते हो, या फिर लिंकिंग के थ्रू भी हम अपना इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बात करूं कि अगर मैं अपना लिंकिंग के थ्रू इमेज को इंसर्ट कर रही हूँ, सो दैट मीन्स कि मैं इमेज का लिंक ऐड कर रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। इससे क्या बेनिफिट होगा? जो मेरे डॉक्यूमेंट का साइज है ना वो कम हो जाएगा। एक तो देखो मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज है, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, मेरे इमेज का साइज था 5 MB, मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, राइट। एक मेरे पास ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पर इमेज ना इंसर्ट करके यहाँ पर इमेज का लिंक डाल दिया, राइट। तो अब उससे लिंक तो क्या टेक्स्ट की फॉर्म में, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट का साइज मेरा जितना इमेज का साइज था उससे रिड्यूस हो गया। सेकेंड थिंग कि अब अगर मेरे को कोई इमेज सपोज मैंने डिलीट कर दी, ऐसा कुछ है, तो ये उसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो मैंने तो लिंक डाला ना, तो यहाँ पर वो लिंक आपका वर्क नहीं करेगा, फिर मुझे इमेज ही अच्छा की इमेज ही डली रहे। तो हर एक के अपना अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब इमेज टूल बार में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? इमेज पर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप लोगों की कैमरा में फोटो खींचना, मोबाइल फोन के कैमरा में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, वही सारे इसमें है, ठीक है। 11 टाइप के फिल्टर्स है। अगर आपको इमेज को इम्प्रूव करना है, इमेज का मोड आप दे सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ग्रे मार्क कर सकते हो, वाटर मार्क कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो, इमेज को फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली और या फिर वर्टिकल अपसाइड डाउन भी फ्लिप कर सकते हो, इमेज को रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट, ठीक है। उसका आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, इमेज का कलर सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, गामा, ये सारी चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास इमेज के टोटल 11 फिल्टर्स हैं आई थिंक, या तो इन्वर्ट फिल्टर क्या करेगा? इन्वर्ट टूल, इट इन्वर्ट्स द कलर को इन्वर्ट कर देगा, ग्रे स्केल उसके ब्राइटनेस को इन्वर्ट कर देगा। अगर आपके इमेज को कंट्रास्ट को सॉफ्टन करना, सॉफ्टन्स द कंट्रास्ट ऑफ इमेज, स्मूथ यूज करोगे। इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है तो शार्पन यूज करोगे। सिंगल पिक्सल को रिमूव करना है इमेज से तो रिमूव नॉइस यूज करोगे। यूज इन फोटोग्राफ्स टू रिवर्स द टोन, ठीक है, तो आपको सोलराइजेशन यूज करोगे। एजिंग इफेक्ट देना है टाइम को लेकर के, तो आप एजिंग फिल्टर यूज करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी इमेज को पिक्चर या पेंटिंग के फॉर्म में लाना है तो पोस्टराइज यूज करोगे। ड्रामेटिकली इसको बनाना है पोप आर्ट फिल्टर यूज करोगे। तो ये सारे फिल्टर्स हैं जो आप अपना इमेज पर अप्लाई कर सकते हो। रीसाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इमेज को छोटा या बड़ा करो, उसका साइज चेंज करो, तो उसका क्या होता है? रीसाइजिंग एन इमेज।
इमेज को डिलीट करना, सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दो, इमेज डिलीट हो जाएगी। फिर मेरे पास आते हैं यहाँ पर एक टर्म आती है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। देखो ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग का मतलब क्या है कि कई बार सपोज मुझे एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करना है, एक बॉय ड्रॉ करना है, तो मेरे पास ऐसा कोई ड्राइंग टूल बार में या इमेजेस में बॉय तो है नहीं जो मैं ड्रॉ करूंगी, तो मैं क्या करूंगी डिफरेंट शेप्स लूं। मैंने एक सर्कल लिया उसका फेस बनाने के लिए, 2 सर्कल ले लिए आइज बनाने के लिए, यहाँ से मैंने उसका फेस बना दिया, ठीक है, लिप्स जो टीथ वगैरह बना दिए, फिर इसके नेक हो गई, फिर मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, फिर एक और ये मैंने रेक्टेंगल लिया। तो इस तरीके से मैं एक शेप्स को कंबाइन करके मैं एक इमेज बना रही हूँ। तो जब मैं इसको मूव करूंगी, ये तो एक सिंगल एंटिटी नहीं है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, तो क्या होगा यहाँ पर इसको जब मैं मूव करूंगी ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मूव होंगी। सो अगर मैं चाहती हूँ कि एक सिंगल एंटिटी यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो मुझे इन सारी शेप्स को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा, राइट। सो ग्रुपिंग मीन्स टू कंबाइन द डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको कंबाइन करना एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, सो दैट वो कंबाइन उस पर जो भी ऑपरेशन हो वो कंबाइन भी मैं उस पर अप्लाई कर सकूं, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुपिंग का ऑप्शन आपके कौन से मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप। ग्रुपिंग, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, अनग्रुप उसको आपने वापस से हटाना हो, अलग अलग करना हो, अनग्रुप करोगे। आपने सपोज एक बार ग्रुप बना दिया, आपको लगता है ये शेप और मुझे ऐड करने इस ग्रुप में, तो एंटर ग्रुप करोगे। एग्जिट करने के लिए एग्जिट ग्रुप का यूज करोगे, ठीक है। पोजीशनिंग इमेज इन टेक्स्ट, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। सो 4 मेथड्स है मेरे पास इमेज को कंट्रोल करने के लिए, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग, राइट। अरेंजमेंट देखो क्या होता है, जब मेरे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्क्वायर लिया, ये सर्कल लिया, ये रेक्टेंगल लिया, एक ये ट्रायंगल, ये सारे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट मीन्स मैं इनकी पोजीशन सेट करूंगी, फ्रंट में कौन सा लाना है, बैक में कौन सा लाना है, एक स्टेप बैक जाना है, सबसे बैक जाना है, इस तरीके से। तो ये सारा किसके अंडर आता है, अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट की डेफिनेशन का भी आप ध्यान रखना, objects arrangement determines the position of the current drawing with respect to other drawing or text। ये लिखा हुआ वर्ड stacked upon each other, तो भी हम क्या यूज करते हैं, अरेंजमेंट। नेक्स्ट आते हैं एंकरिंग। ये तो आपका फिलिप्स के फॉर्म में डेफिनेशन में एज इट इज आ जाता है, डैश एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग, तो क्या लिखोगे, एंकरिंग, ठीक है। ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट की तरह पे काम करता है। अलाइनमेंट क्या क्या, अगर मुझे अलाइनमेंट को सेट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हम यूज करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग की अगर मेरे पास इमेज में डॉक्यूमेंट में इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, तो मैं उसको किस तरीके से सेट करूँ, इमेज कहाँ पर आएगी, टेक्स्ट कहाँ पर आएगा। देखो ये ब्लू वाली इमेज है, राइट। सो इसके टोटल 6 ऑप्शंस होते हैं, रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट और रैप राइट, रैप थ्रू, राइट। ये 6 ऑप्शंस होते हैं इमेज को सेट करने के। नेक्स्ट मेरे पास आता है टेम्पलेट क्या होते हैं। अब देखो आप लोगों की अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे, आप लोग क्या करते हो, इमेज सेलेक्ट करते हो, उसकी एक वीडियो बनाते हो बर्थडे के स्टेटस पर डालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो बाकी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो थीम वगैरह म्यूजिक सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिमिलरली हम अपना ओपन लिब्रे ऑफिस में भी क्या यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको क्या होता है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इट इज अ प्रीसेट लेआउट, पहले से लेआउट बना होता है, दैट हेल्प्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली, जिसकी हेल्प से आप अपना फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आगे इजीली बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देते हैं। और जो आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो उसमें सब कुछ हो सकता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, स्टाइल, कुछ भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आपके बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं, खुद का भी आप टेम्पलेट बना सकते हो, प्लस बने बनाए टेम्पलेट को भी आप यूज कर सकते हो। और टेम्पलेट को जो ओपन करने की शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। उसके बाद आता है हमारे पास अपने टेम्पलेट को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट, देखो इंपोर्ट मीन्स, ठीक है, वंस अ टेम्पलेट इज डाउनलोडेड एंड सेव्ड इन एनी फाइल और फोल्डर, आपने उसको डाउनलोड करके सेव कर लिया, तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स है ना, उसमें आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो। सपोज करो आपके पास पहले ये 4 टेम्पलेट्स थे, अब आपने एक टेम्पलेट को इंपोर्ट कराना है, आपने देखा अवेलेबल नहीं है, क्रिएट भी नहीं किया, या क्रिएट किया या फिर नेट से डाउनलोड करा ऑनलाइन टेम्पलेट, अब आपके सिस्टम में वो टेम्पलेट है, अब आप उसको लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स के अंदर ला रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट। डेफिनेशन भी देख लो, once a template is downloaded and saved in any file or folder, it is possible to import it so that it is visible in the list of templates में वो आपको दिख जाए। एक्सपोर्टिंग का टेम्पलेट का क्या मतलब है,
इट अलाउस टू स्टोर द टेम्पलेट फाइल, कि आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है ना उसको आप अपने कंप्यूटर में जाकर के सेव करो, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। इट इज सेव्ड एज अ टेम्पलेट फाइल एट एनी डिजायर्ड लोकेशन। अगर आपको मल्टीपल यूजर्स को जो है टेम्पलेट को शेयर करना है तो वहां पर हम अपना एक्सपोर्टिंग का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें मेरे पास लास्ट आता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंज का मतलब क्या है, देखो सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब मैंने दूसरे यूजर को दिया कि तुम उसमें चेंजेस कर दो। अब अगर वैसे नॉर्मल चेंजेस करेगा, मुझे कुछ हाईलाइट नहीं होगा, कुछ नहीं पता लगेगा, सो मैं उसको कहूंगी कि तुम चेंजेस जो भी कर रहे हो ना वो रिकॉर्ड करो। सो अगर वो रिकॉर्ड ऑन करके करेगा चेंजेस तो वो एक तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू नो कि कौन कौन से उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो डॉक्यूमेंट एक बार एक यूजर ने क्रिएट कर लिया तो उसको रिव्यू करना पड़ता है और बाकी यूजर्स उसको चेक भी करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक चेंज फीचर क्या करेगा, टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस मेड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो जो चेंजेस हुए उसको ये क्या करेगा, रिकॉर्ड रखेगा। ऑल द चेंजेस दैट आर रिकॉर्डेड कैन बी अदर, वो जो ओरिजिनल ऑथर है ना वो उसके ऊपर है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ट्रैक चेंजेस के लिए देखो व्यू पर जाओगे, जितने भी टूल बार्स हैं सारे के सारे कहाँ पर हैं, व्यू मेन्यू एंड देन टूल बार्स मेन्यू, तो सारे के सारे वो आपके मिल जाएंगे। रिकॉर्ड करने के लिए अगर चेंजेस को रिकॉर्ड करना हो, एडिट मेन्यू पे जाओगे, ट्रैक चेंज पर जाओगे, रिकॉर्ड कर दोगे। जब आपका रिकॉर्ड फीचर ऑन होगा तो रिव्यूअर्स अपने चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये वाला बटन है रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर मुझे शॉर्टकट की क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए Ctrl+Shift+C। अब देखो ये पैराग्राफ था, इसने जो भी चेंजेस किए वो आपके क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो तो अपना उस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर दो या फिर एडिट में जाके ट्रैक चेंज में जाके रिकॉर्ड पर क्लिक करो, तो वहां पर आपका जो चेंजेस है वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। जब चेंजेस हो जाएंगे रिव्यूअर्स के थ्रू तो सारे के सारे जो ओरिजिनल ऑथर है वो देखेगा कि मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। मैं इसमें अपना खुद से जो भी चेंजेस करे हैं ना रिकॉर्ड, वो उनके जो कमेंट्स है ना मैं खुद से ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब जो कमेंट्स है ना वो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई लिखनी हो तो वो हम इसमें लिख सकते हैं, वो आपका इंसर्ट के थ्रू भी आप अपना कमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बाद में जो भी चेंजेस हुए प्लस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और एक दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं, आप उन दोनों को कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स इंडेक्स। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स क्रिएट हो जाए, ये बेसिकली वर्क करता है हेडिंग के बेसिस पर। इसमें हमारे पास टोटल 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। चाहे आपका ओपन ऑफिस हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, ये आपका H1 से लेकर के H10 टोटल 10 हेडिंग्स के बेसिस पर अपना टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट की विंडो होती है उसमें आपकी 5 टैब्स होती है, टाइप टैब, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स और बैकग्राउंड, राइट। टाइप टैब में आपका क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपकी टाइप टैब एक्टिव होगी, ठीक है। जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करोगे सबसे पहले टाइप टैब आएगी, इसमें आपका क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, एंट्रीज, बिब्लियोग्राफी, डायलॉग बॉक्स इंसर्ट करने के लिए एंट्रीज टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू सेट द स्टाइल्स फॉर वेरियस एंट्रीज। अगर मुझे एंट्रीज का स्टाइल सेट करना है वो होगा। स्टाइल फीचर्स अप्लाई, अगर मुझे टेक्स्ट पर डिजाइन स्टाइल्स अप्लाई करना है तो यूज करेंगे। अगर मुझे अपने इंडेक्स को 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में सेट करना है, कॉलम टैब से करोगे। टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में मुझे इमेज या ग्राफिक कुछ इंसर्ट करना है, कुछ कलर चेंज करना है, सेटिंग चेंज करनी है, वो हम किसके थ्रू करेंगे, बैकग्राउंड टैब के थ्रू, ठीक है। आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने उसमें चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। तो इसमें आपके पास क्या, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस में ये एक चेकबॉक्स टाइप का होगा। अगर आप इसको टिक कर देते हो तो आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी मैनुअली चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको अनटिक करते हो मीन्स ये आपका चेकबॉक्स आपने अनटिक कर दिया, तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस मीन्स मैनुअली उसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। फिर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपने कोई, अगर आपको लगता है हेडिंग में आपने चेंज करा है, TOC में चेंज हो जाए तो वो भी आप इसमें यहाँ पर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जो यूनिट 1 है दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वो भी अब कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 2 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। नाउ सी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास आता है दैट इज डेटा कंसोलिडेशन।
अब डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास डिफरेंट शीट्स पर डेटा है, उन सभी डेटा को मैं कंबाइन करके एक सिंगल शीट पर जब लाती हूँ, दैट इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन, राइट। अब और ये जो आपका डेटा कंसोलिडेशन का ऑप्शन है, कहाँ पर है, डेटा मेन्यू में जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा कंसोलिडेट का ऑप्शन, ठीक है, डेटा मेन्यू और कंसोलिडेट। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा पर। यहाँ पर जिस को आप ऐड करोगे सोर्स रेंज, यहाँ पर रेंज आएंगी, ठीक है। कॉपी रिजल्ट टू, जहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारे स्टेप्स पर अगर आपको देखने हैं तो डेफिनेटली आपका जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर हमने जो हमारी लाइव क्लासेस ली है रॉक एंड बोर्ड सीरीज की, वहां पर भी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। इस लास्ट मिनट रिविजन में हम लोग स्टेप्स ना डिस्कस करके सिर्फ एक रिविजन करेंगे डेफिनेशंस का। सब टोटल्स देखो क्या होता है कि जब भी आपके पास ये ग्रुप वर्ड लिखा हुआ आ जाए, एरे ऑफ डेटा वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा, सब टोटल। जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, मिक्स हैं सारे, मैं कह रही हूँ मुझे ग्रुपिंग करनी है, राइट, सब टोटल फाइंड आउट करना है, स्ट्रीम वाइज कुछ मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो दैट मीन्स वो सेपरेट करोगे ना, ह्यूमैनिटीज अलग, कॉमर्स अलग, नॉन वेड अलग, इस तरीके से। सो द सब टोटल टूल क्रिएट्स द ग्रुप ऑटोमेटिकली एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शन लाइक सम एवरेज ऑन द ग्रुप्ड डेटा पर। जब मुझे फंक्शंस अप्लाई डेटा अप्लाई करना हो, फंक्शंस अप्लाई करने हो, तो हम क्या यूज करते हैं, सब टोटल। और जब इसमें अपना 3 लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लेवल तक की ग्रुपिंग हम अपने इसमें कर सकते हैं। और ये भी आपका कहाँ पर है, डेटा मेन्यू पे जाओगे, सब टोटल के ऑप्शन पे जाओगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इफ सिनेरियो कि अगर मैं ये करूं, सिनेरियो का मतलब देखो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि अगर आपको अपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को स्टोर करके रखना है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, टू कैलकुलेट द सिंपल ऑफ इंटरेस्ट, आपने क्या करा, प्रिंसिपल लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, टाइम लिखा, और सिंपल इंटरेस्ट कि अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू ये कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, ये सेव करके रखना है। फिर अगर मैंने रेट की वैल्यू 5% से 2% कर दी तो इंटरेस्ट क्या होगा, ये रिकॉर्ड करके रखना है। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सारे मुझे सेव करना है, ये आपका किसके थ्रू होता है, व्हाट इफ सिनेरियोस। हर एक सिनेरियो को अपना नेम दे सकते हो। व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस। सिनेरियो कितने भी सिनेरियोस बना सकते हो, हर एक सिनेरियो को अपना नेम दे सकते हो। दिस टूल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट, मीन्स मैं सिंपल इंटरेस्ट को प्रिडिक्ट कर रही हूँ वाइल चेंजिंग द इनपुट्स को चेंज कर रही हूँ कि प्रिंसिपल की वैल्यू ये हुई तो क्या आएगा, रेट की वैल्यू ये हुई तो क्या आंसर आएगा, विच रिफ्लेक्ट्स द आउटपुट एंड दस वन कैन चूज द बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इट, कि जो इतने सारे मैंने सिनेरियोस बनाए हैं उसमें से मेरा बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन कौन सा है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये जो सिनेरियोस का ऑप्शन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जितने भी आपके व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स है ना, लाइक सिनेरियो, गोल सीक, सोल्वर, ये सारे के सारे टूल्स आपके टूल्स मेन्यू में, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है गोल सीक। गोल सीक देखो क्या है कि अगर आपको आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट फाइंड आउट करना है, तो वो आपका क्या होगा, गोल सीक। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम हुआ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये कैसा आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस और ये आईटी, ठीक है। आपको सपोज इंग्लिश में 58 मिला, हिंदी में 72, मैथ्स में 66, एसएस में 72 और साइंस में आपके आ गए 55, आईटी का मैथ्स अभी नहीं मिले, ठीक है। आपकी लेट सपोज मैंने इसमें परसेंटेज कैलकुलेट तो नहीं किए, बट लेट सपोज वो आपकी बन रही है 68, ठीक है। सो लेट सपोज वो परसेंटेज कितनी बन रही है, 68 बन रही है। अब आपको पता है कि इतने 5 सब्जेक्ट्स की बन रही है, आपने बोला कि मुझे कम से कम 75% एग्रीगेट चाहिए, तो उसके लिए आपको इनपुट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि आपको आईटी में कितने मार्क्स चाहिए, राइट। अब आपको आउटपुट पता है कि मुझे 75% एग्रीगेट चाहिए और आईटी में ये इनपुट है कि मुझे आईटी में कितने मार्क्स आए, तो मेरे 75% मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर मैं अपना गोल सीक अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। गोल सीक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो सॉल्वर और गोल सीक में क्या डिफरेंस है। गोल सीक में आपकी एक वैल्यू अननोन थी कि आपको जो है सिर्फ आईटी के मार्क्स नहीं पता थे। अगर आपके मोर देन 1 अननोन वेरिएबल्स हैं, लाइक आपको आईटी के और साइंस के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, सॉल्वर। सॉल्वर इज टर्म मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक है, एनहांस्ड वर्जन है उसका। अगर मुझे अपने रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, तब भी मैं सॉल्वर का यूज कर सकती हूँ। मिनिमाइज मैक्सिमाइज मींस
कि मेरे आईटी में 70 तो आ जाएंगे बट 80 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो रेंज दे दी 70 to 80 की, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना अगर रिजल्ट को, तो हम सॉल्वर यूज करेंगे। मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स है तब भी हम क्या यूज करेंगे, सॉल्वर यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा, कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है उसको मैं आपस में लिंक कर सकती हूँ। प्लस आप अपना शीट्स, काफी तरीके हैं मेरे पास अपने शीट्स को इंसर्ट करने के। यहाँ पर आप प्लस बटन से जाकर के शीट इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट में जाकर के मेरे पास ऑप्शन आता है शीट को इंसर्ट करने का। यहाँ पर मेरे पास आता है पोजीशन, कि आपकी जो करंट शीट है उससे पहले न्यू शीट इंसर्ट करनी है या बाद में इंसर्ट करनी है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट करनी है, प्लस आपकी शीट का नेम यहाँ पर दे सकते हो। फ्रॉम फाइल, अगर आपकी कोई फाइल पहले से बनी हुई है उसमें से कोई शीट इंसर्ट करनी है तो भी आप यहाँ पर अपना शीट इंसर्ट कर सकते हो। एक शीट मेन्यू में जाकर इंसर्ट शीट का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप अपना शीट इंसर्ट कर सकते हो। फाइल में से मैंने आपको बताया, ठीक है, फाइल में से शीट इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। सपोज आपके पास ये आपकी स्प्रेडशीट वाली फाइल है, यहाँ पर इस फाइल में आपकी 3 शीट्स हैं। अब आपको क्या करना है, रेफरेंस टू अदर शीट्स। आप फिलहाल शीट 2 पर हो, आपको शीट 1 के डेटा को रेफर करना है, यानी कि शीट 1 का डेटा चाहिए बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग माउस। तो पहले तो सेल रेफरेंस की डेफिनेशन देख लो क्या होती है। सेल रेफरेंस रेफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल। मैंने बोला A5, ये सेल रेफरेंस है, मैं उसका एड्रेस बता रही हूँ। या फिर रेंज ऑफ सेल, मैंने लिखा A5 कॉलन A9, A5 से लेकर के A9 तक का डेटा, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, रेंज ऑफ सेल हो गया। एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो वो आपका क्या हो गया, सेल रेफरेंस। और इसको करने के मेरे पास 2 मेथड्स है, बाय यूजिंग कीबोर्ड और बाय यूजिंग माउस, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें यूजिंग कीबोर्ड की, तो मेरे पास आप क्या सिंटेक्स लिखोगे, इक्वल्स टू डॉलर लगाओगे, शीट का नेम लिखोगे, डॉट सेल रेफरेंस। मीन्स अगर मैं शीट 2 पर हूँ, मुझे शीट 1 के A2 सेल को रेफर करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल्स टू डॉलर शीट 1 डॉट A2, राइट। अगर आपके शीट का नेम में स्पेस है तो आप अपनी शीट को नेम में विद इन कोट्स लिखोगे। अगर आपको माउस के थ्रू करना है तो आप पहले इक्वल्स टू लिखोगे, फिर जिस शीट का डेटा चाहिए वहां पर जाओगे, उसको क्लिक करोगे, फिर वापस अपनी शीट पर आकर के टिक वाला सिंबल लगा दोगे तो आपका वो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना है तो वहां पर हम हाइपरलिंकिंग का यूज करते हैं। वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंकिंग, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक, ठीक है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, अगर आप कोई पाथ दे रहे हो, कंप्लीट पाथ दे रहे हो फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, फ्रॉम द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, लाइक आपने मेंशन करा फ्रॉम C ड्राइव, फ्रॉम D ड्राइव, फ्रॉम E ड्राइव, ये आपकी टॉप लेवल डायरेक्टरीज हैं, रूट डायरेक्टरी। तो यहाँ से कोई आप कंप्लीट पाथ दे रहे हो, वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है। रिलेटिव हाइपरलिंक की आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, जहां पर आप काम कर रहे हो, उस फोल्डर से अगर आप कोई एड्रेस दे रहे हो, पाथ दे रहे हो, वो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक है, राइट। अब अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना हो तो यहाँ पर मेरे पास 4 मेथड्स आते हैं कि आप किस किस का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। इंटरनेट में अगर आपको किसी वेबसाइट का बनाना है, कोई URL दे करके बनाना है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। किसी को मेल करने का हाइपरलिंक बनाना है, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट में हो गया, कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप चाहते हो क्रिएट हो जाए लिंक पर क्लिक करते ही, तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा मीन्स आपका किसी वेबसाइट पर या कहीं पर कोई बाहर डेटा पड़ा हुआ है, उसको आपने लिंक करना है अपने फाइल से, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल डेटा। फिर मेरे पास एक आता है लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने डेटा सोर्स को रजिस्टर कराना है और उससे लिंक करना है, तो वो फैसिलिटी भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। हम अपने डेटा सोर्स को रजिस्टर करा करके वहां पर भी लिंक कर सकते हैं। LibreOffice Calc allows us to link spreadsheet document with database, ठीक है। आप अपने डेटाबेस को और अपना जो स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है उसको आपस में लिंक कर सकते हो। द डेटा सोर्स नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद LibreOffice, से वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। ये उसके स्टेप्स हो गए रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के। नेक्स्ट यूनिट इसमें मेरे पास आता है टॉपिक दैट इज शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। अब देखो, अगर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है, एक शीट पर काफी सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं अपनी वर्कशीट को शेयर कर दूं। तो वन स्प्रेडशीट कैन बी शेयर बाय मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। एक स्प्रेडशीट में अपना एक से ज्यादा यूजर्स को शेयर कर सकती है, उसमें साइमल्टेनियसली जहां पर वो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। इट सेव्स द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल कॉपीज। सपोज करो मेरे पास एक फाइल बनाई मैंने, मैं चाहती हूँ कि उसके 10 लोग उसको देखें एक बारी, तो इंस्टेड कि मैं 10 की उसकी कॉपीज बना करके दे दूं फिर कंपेयर करो, तो मेरे लिए हेडेक हो जाएगा। मैंने क्या करा, एक ही स्प्रेडशीट वाली फाइल सभी को शेयर कर दी कि जो चेंजेस कर रहे हैं वो एक ही फाइल में कर रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक तरीके से कोलैबोरेशन में काम हो रहा है।
राइट। तो अगर मुझे अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना है ना, टूल्स मेन्यू पर जाओगे, शेयर स्प्रेडशीट पर क्लिक करोगे, आपकी फाइल शेयर हो जाएगी। तो आप देखोगे इस पर टिक कर देना, और जैसे आप शेयरेबल मोड में आपकी स्प्रेडशीट हो जाएगी तो कुछ फंक्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे, राइट। आप इसमें अपना कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। कमेंट्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने के दो मेथड्स हैं, एडिट में जाके, ट्रैक चेंज में जाके फिर कमेंट्स ऐड कर सकते हो, या फिर इंसर्ट कमेंट में जाकर के भी आप अपना कमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर एक बार जो सारे के सारे कमेंट्स ऐड हो गए, चेंजेस हो गए, एट द एंड आप अपनी स्प्रेडशीट को रिव्यू कर रहे हो और देख रहे हो कि कौन कौन से चेंजेस को मुझे एक्सेप्ट करना है और कौन कौन से चेंजेस जो मुझे नहीं चाहिए उसको मुझे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। फिर मेरे पास इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक मर्जिंग वर्कशीट्स और एक कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मर्जिंग में तो देखो क्या ये मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, इसमें यूजर ने चेंजेस किए और जो चेंजेस किए ना वो रिकॉर्ड फंक्शन ऑन करके चेंजेस किए, रिकॉर्ड मोड ऑन करके चेंजेस किए। तो जो भी चेंजेस होंगे मैं मर्ज करूंगी, मुझे अगर देखना एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो मैं दोनों शीट्स को क्या करूंगी, मर्ज करूंगी। वहीं अगर जो हमारे जो रिव्यूअर्स हैं वो अपना रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन ऑन करना भूल गए, ऐसे ही चेंजेस कर दिए, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज नहीं करूंगी, मैं उसको कंपेयर करूंगी। Instead of merging two spreadsheets, one can compare the two spreadsheets by comparing the documents. मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कब करूंगी, अगर वो अपना जो रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन है वो ऑन करना भूल गया, राइट। लास्ट इसमें आते हैं यूज मैक्रोज, इसकी डेफिनेशन जरूर देखना, एडवांटेजेस देख सकते हो। अब मैक्रो क्या, ऑटोमेट रिपीटेड टास्क दैट आर ऑलवेज परफॉर्म इन द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, सो मैक्रो क्या होता है कि अगर आपको सेम टास्क को रिपीट करना है बार बार, वहां पर हम मैक्रोज का यूज करेंगे। और इसके बाद आपकी की स्ट्रोक्स को यूज करता है। ठीक है, मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिंगल इंस्ट्रक्शन में मैं एक ही बार मैक्रो को बोलूंगी रिकॉर्ड करो, रन करो, वो साथ साथ काफी सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और इसके बाद हमारे पास आता है, देखो जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं ना तो कुछ चीजें हैं जो आपके रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें से भी 3-4 याद कर लेना कौन सी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। अगर आप कोई विंडो ओपन कर रहे हो वो नहीं रिकॉर्ड होगा, अगर आप किसी दूसरे विंडो में जाकर के काम कर रहे हो वो नहीं रिकॉर्ड होगा, आप एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर रहे हो वो नहीं रिकॉर्ड होगा, एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट कंटेंट से रिलेटेड नहीं है वो नहीं रिकॉर्ड होगा, अगर आपको सिलेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली इफ दे आर डन बाय यूजिंग द कीबोर्ड, कर्सर को मूव करके कोई सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, बट नॉट व्हेन द माउस इज यूज्ड, अगर आपने माउस का यूज करके कर्सर को मूव करा वो नहीं रिकॉर्ड होगा। द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्क एंड राइटर। ठीक है, सो कुछ चीजें जो आपके रिकॉर्ड नहीं होती, ये भी पढ़ लो मैक्रोस के। देखो एक तो डेफिनेशन हो गई, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके बाद हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था दैट इज कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, प्लस मैक्रोस के कुछ रूल्स होते हैं कि आपका जो मैक्रो का नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं होगा उसमें एक्सेप्ट योर अंडरस्कोर। मैक्रो को आप एज अ फंक्शन यूज कर सकते हो, सब एंड सब में हम उसको यूज करेंगे, फंक्शन सब एंड फंक्शन में कोई भी फंक्शन एंड फंक्शन का नेम लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, जो भी आपने रिजल्ट परफॉर्म कराना हो, ठीक है, फंक्शन का नेम इक्वल्स टू रिजल्ट, इस तरीके से आप अपना खुद से कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, उसको बाद में मैक्रो की तरह उसको रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो यूनिट 2 है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर, दैट इज एप्रिशिएट द मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ना दैट इज एप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डेटा क्या होता है, आपका रो फैक्ट्स और फिगर्स जिसका अपने आप में कोई अलग से मीनिंग नहीं होता। ठीक है, मेरे 52, 65 कुछ भी ऐसा डेटा उसका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता। जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं वो एक मीनिंगफुल डेटा होता है, दैट इज नोन एज योर इन्फॉर्मेशन। सो मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज योर इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जब मैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करा करके रख देती हूँ, सारा का सारा लॉजिकली रिलेटेड डेटा, वो आपका क्या होता है, डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ, अपने डेटा को रिट्रीव भी कर सकती हूँ। रिट्रीव मतलब कि मैंने डेटाबेस बनाया, जब मुझे अपना डेटा चाहिए हो, रिट्रीव करना हो, फेच करना हो, तो वहां पर मैं अपना डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हूँ। एग्जाम्पल्स देखो डीबीएमएस के, एमएस एक्सेस हो गया, ओपन ऑफिस बेस, लिबर ऑफिस बेस, ओरेकल, इंग्रेस, माईएसक्यूएल, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं डीबीएमएस के। अब आ जाती है कुछ बारी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहले कि हमारा जो डेटा होगा ना डीबीएमएस में वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। ऐसे
मीन्स हॉचपॉच या मेस्ड अप डेटा नहीं होगा, सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। और वो किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब जब मेरा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो दैट मीन्स मेरा जो डेटा एनालिसिस है, डेटा को एनालाइज करना, डिसीजन लेना, वो काम भी बहुत इजीली हो जाएगा। डेटा शेयरिंग वाला काम इजी हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं अपना जो डेटा है वो इजीली दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं है, डेटा का सारा कंसिस्टेंट है वहां पर। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, एक्यूरेट डेटा है, वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है, डेटा सिक्योर है। ये सारे कुछ एडवांटेजेस है, ये इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो अब इनके डिस्क्रिप्शन भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, व्हाट आर डीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। फीचर्स ऑफ डेटाबेस देखो, डेटाबेस कैन हैव एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती है। ईच टेबल इन द डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ आइटम की अगर मेरे पास एम्प्लॉइज की टेबल है या डेटाबेस है तो उसमें सारा का सारा डेटा उसी से रिलेटेड होगा। ईच रिकॉर्ड इन द टेबल मस्ट बी यूनिक होंगे, दो सेम रिकॉर्ड एज इट इज कभी नहीं होंगे। एवरी डेटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड डेजिग्नेटेड एज द की, ठीक है। फिर डेटा मॉडल, डेटा मॉडल मीन्स कि अपने जो डेटा को स्टोर करा रहे हो या फिर रिट्रीव करा रहे हो किस फॉर्मेट में, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो रही है, दैट इज नोन एज डेटा मॉडल। सो तीन तरीके के डेटा मॉडल है, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल, इसमें आपका जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब ट्री क्या होता है कि भाई नीचे ब्रांच है, ऊपर लीव्स है, ऐसा ही ट्री होता है। मीन्स सपोज करो ऐसा हो गया, ऊपर ब्रांचेस हो गई, ठीक है। सो सारे के सारे इसमें आपका इन्वर्टेड ट्री कह सकते हो आप, ठीक है। ये ऊपर इसमें रूट हो गई, ये सारी नीचे ब्रांचेस हो गई। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डेटा मॉडल्स, इसमें आपके जितने मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो लिंक होते हैं सारी एक ही मास्टर फाइल से, इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, राइट। लास्ट आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में आपका जितना भी डेटा होगा वो किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो आपका रिलेशनल डेटा मॉडल 1970 में बाय EF कोड, इस पर्सन ने इन्वेंट किया था रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। टेबल आपको पता है क्या होता है कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, सारा का सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स और फील्ड्स, वन एंड द सेम थिंग, तीनों का मतलब एक ही है। कॉलम का जो नेम होता है उसी को बोलते हैं। डेटा वैल्यूज, जो आप अंदर वैल्यूज लिख रहे हो, राम, रिया, सिया, ये आपकी डेटा वैल्यूज हैं। रिकॉर्ड, टपल और रो एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल डेटा जो आपका है, दिस इज नोन एज योर रिकॉर्ड, राइट। फिर एक और इंपॉर्टेंट मेरे पास आता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने एक टेबल बनाई, मैंने अपनी टेबल में क्या क्या कॉलम्स लिए, एक मैंने लिया आधार कार्ड नंबर, एक मैंने लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, एक मैंने लिया एडमिशन नंबर, ठीक है। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट का नेम, फिर मैंने लिखा उसका ग्रेड, फिर मार्क्स और फिर एड्रेस। ये टेबल में मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। हमने पढ़नी है तीन टाइप की, किस चौथी भी है वो भी बताती हूँ। पहले देखो प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, राइट। सबसे पहले देखो कैंडिडेट की। प्राइमरी की आप सबको पता है जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी, रोल नंबर सबका अलग होता है, एडमिशन नंबर सबका अलग है, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज मैं रोल नंबर भी लिख देती हूँ, R नंबर, रोल नंबर हो गया, राइट। अब देखो कैंडिडेट कीज कौन सी है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज कौन सी है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। मैं आधार कार्ड नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ, मैं एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ। सो ये जितने कॉलम्स है, दीज आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। ये सारी की सारी क्या हो गई, क्या कैंडिडेट कीज, राइट। अब आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज, जितनी मेरे पास ये कैंडिडेट कीज है ना, प्राइमरी की तो एक ही होगी, मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लूंगी एज अ प्राइमरी की। लेट सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या ले लिया, प्राइमरी की। अब वो सारी कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी कीज नहीं बनी है वो आपकी अल्टरनेट कीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉरेन की। फॉरेन की जब भी यूज होगी ना, मीन्स आपकी दो टेबल्स की बात हो रही है, और जब भी दो टेबल के रिलेशनशिप की बात होगी तो दैट मीन्स मेरे पास एक कॉलम जो है ना ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल में सेम है। अब यहाँ पर वो कौन सा कॉलम है सेम, दैट इज स्ट्रीम कोड। अगर मैं आपको बोलूं कि नेहा के पास कौन सी स्ट्रीम है, स्ट्रीम का नेम बताओ, क्या आप मुझे एक टेबल से डेटा बता सकते हो? नहीं, क्योंकि इस टेबल से तो ये पता लगेगा नेहा के पास S101 है। स्ट्रीम कौन सी ये मुझे नहीं पता लगेगा दूसरी टेबल देखे बिना। सो यहाँ से मैंने देखा S101, यहाँ पर देखा ह्यूमैनिटीज, तो दैट मीन्स नेहा के पास ह्यूमैनिटीज है। बट एक टेबल से डेटा नहीं मिला, तो दैट मीन्स मुझे दोनों टेबल से डेटा चाहिए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉरेन की।
अब जब भी फॉरेन की का कंसेप्ट यूज होगा, एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा, तो वो कॉलम जो आपका दोनों टेबल में सेम है, वो कॉलम आपका एक टेबल में प्राइमरी की, दूसरे टेबल में आपका फॉरेन की का काम करेगा। यहाँ पर देखो स्ट्रीम कोड रिपीट हो रहा है बिकॉज एक क्लास की बात हो रही है, काफी सारे 3 स्ट्रीम है, रिपीट होंगे कोड। ये स्ट्रीम टेबल है जिसमें सिर्फ स्ट्रीम का कोड लिखा, स्ट्रीम का नेम लिखा, राइट। यहाँ पर स्ट्रीम कोड लिख दिया 101, 102, 103 और यहाँ पर उनके स्ट्रीम के नेम लिख दिए। तो यहाँ पर तो स्ट्रीम कोड की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इस टेबल के लिए स्ट्रीम कोड क्या हो गया, प्राइमरी की, और फर्स्ट वाली टेबल के लिए स्ट्रीम कोड क्या हो गया, आपका फॉरेन की, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ आरडीबीएमएस। 4 ऑब्जेक्ट हैं, टेबल, फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट। टेबल क्या होता है, बेसिक यूनिट है डीबीएमएस का, इसमें आपका जितना भी डेटा है सारा का सारा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगा। फॉर्म आपका, ये सारे भी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट है चारों डेफिनेशंस। फॉर्म इज यूज्ड टू एंटर डेटा, अगर मुझे डेटा एंटर कराना है, यूजर से डेटा एंट्री करानी है, तो हम जनरली फॉर्म का यूज करते हैं। क्वेरीज, अगर मुझे अपने डेटा को रिट्रीव करना इन द फॉर्म ऑफ, मींस डेटाबेस से मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, अपने डेटा को रिट्रीव करना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्वेरीज। दैट मींस हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेटाबेस से, राइट। और नेक्स्ट आता है रिपोर्ट, अगर मुझे प्रिंटेड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, समरी फॉर्म में डेटा चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिब्रे ऑफिस आपका क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स आपका जो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस कुछ नहीं पे करना आपको उसको परचेज करने के लिए। आप लिब्रे ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स कि मैं अपनी जो टेबल है ना, उसमें जो कॉलम है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यह रोल नंबर, नेम और फिर हो गया मार्क्स, ठीक है। अब रोल नंबर में इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई, नेम में कैरेक्टर टाइप की हो गई, मार्क्स में फ्लोट टाइप, डेसिमल टाइप की वैल्यूज हो गई। सो डेटा टाइप ये बताते हैं कि मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रही हूँ, ठीक है। आपके पास है टेक्स्ट डेटा टाइप, अगर आपको टेक्स्ट वाली वैल्यू स्टोर करानी है। टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक में ना सारा आ जाता है, जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी, सब कुछ आ जाते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सिर्फ नंबर्स होंगे। करेंसी डेटा टाइप, अगर आपको यूरो, डॉलर, कोई करेंसी स्टोर करानी है। डेट एंड टाइम स्टोर कराना है, डेटा डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप हो गई, यस नो ट्रू फॉल्स के लिए। बाइनरी डेटा टाइप हो गई, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स के लिए। सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स हैं। टेबल को क्रिएट करने के 2 मेथड्स हैं, बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। और इसके बाद हमने स्टेप्स दे दिए। विजार्ड मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि आपको टेबल किस तरीके से क्रिएट करनी है, राइट। नेक्स्ट है आपका डेटा शीट व्यू। कौन सा होता है, जिसमें हम टेबल में डेटा एंटर कर रहे हैं, राइट। ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पर मैं अपना डेटा एंटर कर सकती हूँ। तो जहां पर हम अपना डेटा एंटर कर सकते हैं ना, वो आपका कौन सा व्यू होता है, डेटा शीट व्यू। द डेटा शीट व्यू अलाउज अस टू एंटर द डेटा इन द टेबल। डिजाइन व्यू के थ्रू, डिजाइन व्यू में मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपनी टेबल को क्रिएट करने की, ठीक है। खुद से मैं अपना फील्ड का नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सब दे सकती हूँ। प्राइमरी की हो गया कंपोजिट। प्राइमरी की क्या होता है कि जब मेरे पास ना एक से ज्यादा कॉलम हो, कि मुझे रोल नंबर 2 या 2, एक मीन्स एक से ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा कॉलम्स को मुझे एज अ प्राइमरी की सेट करना है, जो मेरे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका क्या होगा, कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑफ टेबल में स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक चीजें दे रखे। टेबल में डेटा एंटर कैसे करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल पर कैसे जाते हैं, टेबल को ओपन कैसे करना है, डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी या फिर राइट क्लिक करके ओपन हो जाएगी। रोज को डिलीट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट रोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग मीन्स अगर आपको अपने डेटा को अरेंज करना है ना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हम सॉर्टिंग का यूज करेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। Referential integrator is used to maintain accuracy and consistency of data and relationship. और उसके बाद हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड, नो एक्शन, अपडेट, कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, ये वाली वैल्यूज रहती है, ठीक है। नो एक्शन आपका डिफॉल्ट मोड रहता है। दिस ऑप्शन स्टेट्स दैट अ यूजर शुड नॉट बी अलाउड, नो एक्शन है ना, तो नॉट अलाउड टू अपडेट और डिलीट एनी रिकॉर्ड इन द मास्टर फाइल इफ एनी रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द ट्रांजेक्शन टेबल। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन टेबल में कोई रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड, तो आप मास्टर टेबल में उसको डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट कैस्केड क्या कहता है, दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू डिलीट और अपडेट द रेफरेंस्ड फील्ड। अपडेट या डिलीट कर सकते हो अलॉन्ग विद इट ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और उस रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन टेबल में रिकॉर्ड्स है ना, वो भी आपको क्या करना है, डिलीट या अपडेट करना है। सेट नल क्या कहता है, दिस ऑप्शन असाइंस नल वैल्यू टू ऑल द रिलेटेड फील्ड्स इफ द मास्टर रिकॉर्ड इज अपडेटेड और डिलीटेड। तो अपडेट नहीं करूंगी, उस ऑप्शन को मैं नल सेट कर दूंगी।
सेट डिफॉल्ट की अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है तो वो आप यहाँ पर सेट ऑन कर दोगे। राइट अब उसके बाद आ जाता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो। तीन तरीके, 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 मीन्स एक रिकॉर्ड मास्टर टेबल का एक ही रिकॉर्ड से रिलेट होगा ट्रांजैक्शन टेबल से। 1 to many में एक रिकॉर्ड ऑफ मास्टर टेबल, जैसे एक टीचर है वो मल्टीपल क्लासेस ले सकता है तो 1 to many रिलेशनशिप हो गया। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे और मल्टीपल ट्रांजैक्शन टेबल के और मल्टीपल दूसरी वाली टेबल के। ठीक है, एडवांटेजेस लिख देना टेबल रिलेशन के। डेटा प्रिवेंट करते हैं, रिडेंडेंसी नहीं होती, मिसिंग डेटा नहीं होता, सारा का सारा डेटा कंसिस्टेंट रहता है। इट रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा, आप लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज। ऑटो वैल्यू मीन्स अगर आप इसको यस सेट कर दे तो सपोज मैंने रोल नंबर को यस सेट कर दिया प्रॉपर्टी को, तो मैं जब भी रोल नंबर एंटर करूंगी मुझे खुद से नहीं एंटर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो लेता चला जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। लेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने सपोज नेम वाले कॉलम की लेंथ सेट कर दी 10 तो मैं 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स उसमें नहीं ले सकती। डिफॉल्ट वैल्यू की अगर मैं किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने स्ट्रीम वाले कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी दैट इज आर्ट्स, तो अगर मैं कोई वैल्यू नहीं एंटर करूंगी वो डिफॉल्ट लेगा, अगर मैं कोई और वैल्यू एंटर करूंगी तो वो वही वैल्यू लेगा इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। एंट्री रिक्वायर्ड को यस सेट करूंगी तो दैट मीन्स उस कॉलम को मुझे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहां पर मैं अपना कोई भी वैल्यूज दे सकती, मीन्स कोई वैल्यू देना जरूरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकती। रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास अपना एक टेबल है, मैं अपना डेटा रिट्रीव करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स अबव 90, ये क्वेरी है। ठीक है, वी कैन रिट्रीव एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। दिस इज डन बाय गिविंग स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया, अगर मैं देती हूँ तो उसके बेसिस पर हो सकता है। आप जो अपनी क्वेरी एक टेबल या फिर मल्टीपल टेबल पर अप्लाई कर सकते हो। टेबल क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिजाइन व्यू या फिर एसक्यूएल व्यू के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉर्म एंड रिपोर्ट। फॉर्म आपका क्या यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटा को एंटर करने के लिए। लाइक आपने देखा होगा फॉर्म्स में रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेबल और फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया आपको नेम लिखने के लिए, तो ये वाला जो नेम लिखा है दिस इज योर लेबल, ये आपकी फील्ड वैल्यू होगी। ठीक है, लेबल क्या होता है? पीस ऑफ टेक्स्ट दैट स्पेसिफाइज द डेटा दैट शुड बी एंटर्ड इन द फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, कि आपने फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है वो आपको कौन बता रहा है? मेरा लेबल। फॉर्म को क्रिएट करने के दो मेथड्स है, बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। ये फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्म कंट्रोल टूल बार है, इसमें आपके सारे के सारे कंट्रोल्स होंगे जो आप अपना फॉर्म में ऐड कर सकते हो, लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो आपने ऐड करना हो। एक नीचे बॉटम पर है रिकॉर्ड्स टूल बार, इसमें आपके नेविगेशन बटन्स होते हैं, कोई रिकॉर्ड ऐड करना हो, सेव करना हो, डिलीट करना हो, वो सारे आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, कोई लेबल एडिट करना हो, कंट्रोल को मूव करना हो, किसी का साइज चेंज करना हो। टूल टिप टेक्स्ट क्या होता है? हेल्प टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर मैं माउस रखती हूँ ना तो मेरे को कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट मीन्स आपका टूल टिप टेक्स्ट है। लास्ट मेरे पास आता है रिपोर्ट। अगर आपको अपना डेटा प्रिंटेड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में चाहिए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? रिपोर्ट। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द रिट्रीव्ड डेटा इन एन अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज्ड मैनर। राइट, अगर आपको जो रिपोर्ट क्रिएट करनी है, आप टेबल की भी क्रिएट कर सकते हो, क्वेरी की भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों की भी क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो यहाँ तक आपका जो है डेटाबेस मैनेजमेंट का रिपोर्ट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमारा यूनिट 3 डीबीएमएस कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट यूनिट पर, दैट इज यूनिट 4 मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ये तो आपकी बिल्कुल ही बेसिक यूनिट है, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें आपका बिल्कुल जनरल जो टर्म्स होती है ना वो है बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर का इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे पहले आता है मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस एरिया कौन सा होता है? जहां पर आप लोग काम करते हो ना, लाइक आपके फादर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वो उनका वर्क प्लेस एरिया जहां पर वो लोग काम करते हैं। अब जब भी हम किसी वर्क प्लेस एरिया की बात करते हैं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि जहां पर मैं काम कर रही हूँ वहां पर मेरी हेल्थ को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आरओ, मुझे घर में तो आरओ वाटर, फिल्टर वाटर पी रही हूँ, वहां पर वर्क प्लेस एरिया में कुछ उसके क्लीनलीनेस का कुछ अता पता ही नहीं है। ठीक है, सो ऐसी जगह पर ऑब्वियसली काम नहीं करेगा कोई। हर कोई ऐसी जगह करेगा जहां पर उसकी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस हो, सेफ्टी की भी, सिक्योरिटी की भी। सो हेल्थ मीन्स किसी भी एम्प्लॉय के फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को ध्यान रखना, उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना। हेल्थ कैसे अच्छी प्रोवाइड करेंगे? क्लीनलीनेस हो पूरे वर्क प्लेस एरिया में, नीट एंड क्लीन हो, एयर कंडीशनिंग हो प्रॉपर,
ठीक है, वाटर फैसिलिटी हो, प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर फैसिलिटी, अगर वहाँ पर फूड कैफेटेरिया तो फ्रेश फूड हो, एक्सपायरी डेट ना हो, बासा खाना ना हो, वॉशरूम्स क्लीन हो, ये सारी चीजें। सेफ्टी का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं ना वो सेफ हो, और सेफ किससे होंगे, हैजार्ड और रिस्क से। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी, कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके सामान की उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है गाड़ी पार्क करी और वो गुम हो गई, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील सेफ दैट दे आर सिक्योर इन द कंपनी कैंपस, कि वो कंपनी कैंपस में क्या है, सिक्योर है, उनके साथ वहां पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। या फिर उनका जो पर्सनल सेफ्टी है, कंप्यूटर सेफ्टी होगी, उनकी बिलोंगिंग्स होगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, इन सारी चीजों का ध्यान रखना। ये और पढ़ लो स्टेटमेंट, द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस, अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर पूरा है तो उससे रिड्यूस क्या होगा, लायबिलिटीज, इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन, और इंक्रीज क्या होगा, रेवेन्यू, और रिड्यूस होगा ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड। हैजार्ड मीन्स कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से कुछ भी जो इशू है वो हुआ है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये रूल्स को वहां पर फॉलो करना है। और वर्क प्लेस सेफ्टी पे कौन कौन सी सेफ्टी होती है, फायर सेफ्टी, आग लग जाए तो, फॉल एंड स्लिप, कोई गिरे ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कोई करंट वगैरह ना लगे किसी एम्प्लॉय को, प्लस फर्स्ट एड। ठीक है, फायर सेफ्टी में कौन से रूल्स हैं कि आपको फायर एस्केप जो प्लान है वो इंस्टॉल करने हैं। टाइम टू टाइम हम मॉक ड्रिल्स लगा सकते हैं वहां पर। स्मोक अलार्म्स होने चाहिए कि अगर वहां पर कोई आग लग जाती है तो मैं अलार्म बजाऊं तो हेल्प के लिए कोई ना कोई आ जाए। वर्क प्लेस एरिया को नो स्मोकिंग जोन बनाओ, सिगरेट वगैरह से वहां पर आग नहीं लगनी चाहिए। रेगुलर ड्रिल्स टाइम टू टाइम हमें वहां पर कंडक्ट करते रहने चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है फॉल्स एंड स्लिप, कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो गिरकर स्लिप ना हो जाए, पैर ना फिसल जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है, कोई इंजरी ना हो जाए। तो इसके लिए हमारे जो वर्क प्लेस एरिया प्रॉपर वेंटिलेटेड होने चाहिए, रोशनी वगैरह क्लियर हो, सो दैट दिखिए वहां पर मुझे प्रॉपर। अगर आपको लगता है कहीं ऑयल गिर गया, कोई धूल मिट्टी है, उसको इमीडिएटली क्लीन करवा देना चाहिए। मूविंग एरिया जहां पर आप चलते हो क्लीन एंड क्लटर फ्री होना चाहिए, पेजेस वगैरह कुछ रैपर, कुछ डस्ट गंद वगैरह नहीं होना चाहिए, गार्बेज वगैरह। फ्लोर्स मस्ट भी क्लीन और ड्राई होने चाहिए, तभी आपने देखा होगा एम्प्लॉयज के आने से पहले से आप क्लीनलीनेस हो जाती है। ठीक है, वियर नॉन स्लिपरी फुटवियर, नॉन स्लिपरी फुटवियर पहनो तो आप फॉल एंड स्लिप का खतरा नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, की आपके जो बिजली उपकरण हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उससे कोई खतरा ना हो एम्प्लॉयज को। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो यूज करेंगे। प्लस हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे कि कौन से इक्विपमेंट किस तरीके से हैंडल करना है सेफली। और अगर आपको लगता है कोई वायर डैमेज हो गई तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दो। जो आपको लगता है कि इक्विपमेंट जो जल्दी आग पकड़ सकते हैं, मुझे उसको दूर रखना चाहिए। टेक केयर दैट द सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोड, नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई मशीनरी यहाँ पर अभी काम नहीं चल रहा, उसको स्विच ऑफ या फिर अनप्लग करके रख दो। फर्स्ट एड का यूज करना है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज द हेल्थ लॉस। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ हो जाए तो एकदम से डॉक्टर बन जाना, नहीं, एटलीस्ट उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इमीडिएट असिस्टेंस देना जो आप दे सकते हो कि उसकी लाइफ सेफ होए और आप उसको हॉस्पिटल तक अलाइव पहुंचा सको। ठीक है, हर एक ऑर्गन, आपने अपना स्कूल बसेस में भी देखा होगा फर्स्ट एड किट वगैरह वहां पर रखी हुई होती है, स्कूल्स में भी होती है। ठीक है, फर्स्ट एड के क्या रूल्स हैं, एश्योर दैट द इंजर्ड टू रिमेन काम और पैनिक ना हो, कीप द वार्म इफ दे आर अंडर शॉक हो, जिसको करंट लगा उसको हमें डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए वरना वो हमारे में भी पास हो जाता है। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ नेक इंजरी है या फिर बैक इंजरी है, उसको मूव नहीं करना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। अगर आपको लगता है कोई ब्लीडिंग आ रही है उसको बैंडेड लगाओ, स्टॉप कर दो। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कौन से होते हैं, जो हम जहां पर काम करते हैं ना वहां पर उससे रिलेटेड कोई हैजार्ड हो जाए, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। An occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation। की अगर सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एमएनसी में काम कर रही हूँ, सारा दिन कंप्यूटर पे ही मुझे बैठने 2400 घंटे, तो वहां पर अगर मेरे को आइस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। या मैं किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई केमिकल गिर जाता है तो वो आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। An occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation। उसकी ऑक्यूपेशन की वजह से जो हैजार्ड हो रहा है दैट इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। काफी सारे टाइप के ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियर, एर्गोनॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है ऑफिस एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक क्या होता है, द साइंस कंसर्न विद कि आपको ऐसी चीजें बनाना जिससे आप अपने इक्विपमेंट को सेफली और इजीली यूज कर सको। ठीक है, अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स कैन रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट इंजरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ,
कोई बात नहीं, अगर एग्जाम कल भी है तो आपको 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, आप लोग नॉर्मल माउस पैड यूज करते हो, ठीक है। आप लोग अमेजोन पर या गूगल पर सर्च करना एर्गोनॉमिक माउस पैड, एर्गोनॉमिक माउस, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, तो आपको वो कीबोर्ड या फिर वो माउस मिलेंगे जिससे आपको इंजरी या फिर कुछ भी स्टेन होने का या दर्द पेन होने का खतरा कम होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास अर्ली वार्निंग साइंस। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो दैट मीन्स वो किसकी वजह से, आपने कुछ पीछे सपोर्ट नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, बैक रेस्ट ऑफ चेयर यूज करना है। स्मॉल पिलो रख सकते हो पीछे बैक रेस्ट ऑफ चेयर के लिए। अगर आपको अपर बैक में बर्निंग जैसा लग रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा अपर बैक पे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें। नेक में स्टिफनेस आ गई है तो किसकी वजह से हुई है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की। अगर आपको कुछ नेक पेन, बैक पेन, चेस्ट पेन ये सब हो रहा है, मीन्स अगर आपको रॉन्ग पोस्चर की वजह से, अगर आप चेयर पर गलत बैठ करके काम कर रहे हो, अनकंफर्टेबल पोजीशन है, एक ही लॉन्ग आज तक एक ही पोजीशन में बैठे हो, तो ये सब इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये आपका मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है। तो अवॉइड दिस प्रॉब्लम आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेट करोगे सो दैट आपका जो आई है वो मॉनिटर लेवल एकदम लेवल पर हो, नेक को न्यूट्रल रखोगे, इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरीके से। बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स लेते रहो, जब आप कंप्यूटर पे काम करो, मसल्स को स्ट्रेच करो, आईज को ब्लिंक करते रहो, उसको धो लो पानी से, राइट। ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम। ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम क्या होता है, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय वर्क एंड इज एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव मूवमेंट। अगर आपकी किसी एरिया की मूवमेंट रिपीटेटिव हो रही है ना, कॉन्स्टेंटली हो रही है, किसी पोस्चर की वजह से फोर्सफुल मूवमेंट करो, तो आपको ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम होता है, राइट। इसमें मैं आपको दिखाऊं जो मेरे को भी है फिलहाल, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, कि हम लोग माउस यूज करते हैं बहुत ज्यादा, सारी जगह ये माउस कीबोर्ड का ही काम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप देखो एर्गोनॉमिक माउस पैड भी यूज कर रखा है। आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे माउस यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर रिस्ट में बहुत पेन होने लगता है, या फिर यहाँ पर कीबोर्ड कैसे प्रेस करते हैं, राइट। बैक पेन, आइज पेन, वो सब तो चलता ही रहता है, ये रिस्ट पेन भी और आगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। ये ऑक्यूपेशन में जो ओवर यूज सिंड्रोम, हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं, सारा दिन आप लोगों के लिए पीपीटीज बना रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। बट इसका ये है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ओवरकम हो जाती है। ये देखो आपको एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और एर्गोनॉमिक माउस इन्होंने दिखा रखे किस तरीके से ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास कि आपका जो यूज द मॉडर्न एलईडी मॉनिटर्स ऑफ लेजिबल साइज के यूज करो। आपके जो मॉनिटर्स हैं, इमेज का स्क्रीन स्टेबल हो, फ्लिकरिंग ना हो रही हो, वहां पर ग्लेयर्स यूज करो। आपने देखा होगा जो ग्लासेस होते हैं एंटी ग्लेयर्स बनते हैं, कि आपका जो स्क्रीन पर वो लाइट आ रही है उसको रोकने के लिए चश्मे का नंबर ज्यादा नहीं बढ़ता स्पेक्स का, ठीक है। कीबोर्ड आप का सेट होना चाहिए टिल्ट और सेपरेट। आपका कीबोर्ड और बेंच पे इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आप अपने आराम से कंफर्टेबली बैठ सको, लेग्स वगैरह प्रॉपर मूव कर सको। वर्क सरफेस एरिया आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हर इक्विपमेंट, चेयर आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप कंफर्टेबली बैठ सको। तो ये सारी कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। स्पेस रिक्वायरमेंट भी, ऐसा इतना कंजेस्टेड होकर के नहीं बैठना कि एकदम फिक्स होकर के बैठ गए कि हिल ही नहीं पा रहे हो। लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हो। कॉशियस वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, बैटरी बैकअप सिस्टम, प्लस अगर आपको लगता है आपने रिंग, वॉचेस, नेकलेसेस ये पहन रखे, बिकॉज देखो अगर आपने ब्रेसलेट पहनो, रिंग्स पहनो तो ये अड़ती हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसको रिमूव कर दो कंप्यूटर पे काम करते टाइम। अनप्लग कर दो अगर आप जितने भी सोर्सेज या केबल्स है जो फिलहाल आप काम नहीं कर रहे जिसपे। सेफ्टी गाइडलाइंस में क्या है कि जितने भी केमिकल्स है ना उसको टाइटली एयरटाइट कंटेनर में क्लोज करके कबर्ड में रख दो। गार्बेज डेली का थ्रो करो, प्रॉपर लाइटनिंग हो। डू नॉट वियर लूज क्लॉथिंग या फिर ज्वेलरी ना पहनो काम करते टाइम मशीन्स पर। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर, और अगर कोई सामने वाला ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है फायर के साथ, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ, तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जहां पर जरूरत हो प्रोटेक्टिव ग्लव्स, ये स्पेक्स आते हैं, मास्क आते हैं, वो सब पहनो। शट डाउन ऑल मशीन्स बिफोर लिविंग फॉर द वर्क प्लेस एरिया। तो ये सारी कुछ गाइडलाइंस है जो आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। एक्सीडेंट क्या एक अनप्लान्ड इवेंट है जो एकदम से हैपन हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं लगा, ठीक है। कई बार होता है ना, हम पता नहीं कार चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, एकदम से कुछ हो गया, एक्सीडेंट, अनप्लान्ड इवेंट एकदम से हो गया, ऑल ऑफ अ सडन, हमें नहीं पता कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज एक्सीडेंट। An accident is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented results or outcome. जिसका जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली खतरनाक होगा। एक्सीडेंट ऐसा नहीं जरूरी सिर्फ कार ट्रक बस का हो गया, हमारा हो गया, आप चलते चलते गिर जाते वो भी एक एक्सीडेंट है, ठीक है। आपको फ्रैक्चर हो गया, कोई स्प्रेन हो गया, इंजरी हो गई, नी और एल्बो में इंजरी हो गई, रिस्ट और हैंड इंजरी हो गई, वो सब भी आपके क्या है, एक्सीडेंट है। तो आपको कुछ
इन इंजरीज मीन्स प्रिवेंट करने के लिए कुछ कंपनीज जो आपके पॉलिसीज या प्रोसीजर बनाती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है ना तो अपनी गट फीलिंग पर नहीं जाना है कि उसको डू नॉट एक्ट एज पर कि मेरे को लग रहा है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, रेड वायर है ग्रीन वायर है, कौन सी हटाऊं, मेरे को लग रहा है ग्रीन हटानी चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं रेड हटानी चाहिए। डू नॉट एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गट फीलिंग, जो आपको लगता है कि हाँ सही है वही करना चाहिए। जो प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए उसको फॉलो करो। स्टे काम एंड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट आपके कौन कौन से हैं? ट्रिप एंड फॉल, गिर गए, स्लिप हो गए, एलिवेटर्स और लिफ्ट में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, आप कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा रहे थे तब कुछ हो गया, फॉलिंग ऑफ गुड्स, कुछ आपके गुड्स आपके ऊपर बॉक्सेस वगैरह आकर के गिर गए, ये सब। अब इन एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसको फॉलो करना है। सेफ्टी मेजर्स, इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम को बुलाना अगर कोई इंजरी हो जाती है, अलर्ट रहना है। पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल। इमरजेंसी के सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और एक्शन, की अब वो चीज तो हो चुकी, अब इमरजेंसी सिचुएशन है कि मुझे फटाफट से एम्बुलेंस बनानी, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को एक हार्ट अटैक आया और सडन आउटब्रेक ऑफ फायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इमीडिएट अटेंशन, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ये सारी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, फायर, आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अटैक हो गया, ये सारी की सारी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज में फर्स्ट मेरे पास आता है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम पर हमने वो रूम को खाली करना। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और डिजास्टर। मुझे उस प्रोसेस को खाली करना, उस प्लेस को, दैट इज नोन एज इवैक्यूएशन, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, पॉलिसीज होती है जो उन्होंने बनाई होती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम मुझे अपने कस्टमर्स को गाइड करना है कि किस तरीके से फॉलो करना है। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी मुझे असिस्ट करना है कि भाई उसको मैं सेफ प्लेस तक पहुंचा सकूं। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। फायर प्रिवेंशन के लिए देखो क्या है यहाँ पर, 4 क्लास है, क्लास ए बी सी और डी, की किस किस वजह से आग लग सकती है। क्लास ए मटेरियल, अगर आपकी जो आग लगती है दैट इज वुड, क्लॉथ, पेपर, रबर, प्लास्टिक, इन सब से लगती है, सारे क्लास ए के अंडर आएंगे। क्लास बी मटेरियल में आपके जो होते हैं ना लिक्विड, ग्रीस, पैराफिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब आता है। क्लास सी मटेरियल में अगर आपके फ्लेमेबल गैसेज है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इनसे कोई आग लगती है, वो क्लास सी मटेरियल है। क्लास डी में आपका आता है मेटल्स के, जैसे एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इन सब से जो आग लग सकती है। सो इनके बेसिस पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर लेनी पड़ती है कि अगर आपको क्लास ए, अब जैसे वाटर CO2 है, ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर का नेम है, तो ये सिर्फ क्लास ए वाली आग के लिए सुटेबल है। ड्राई केमिकल पाउडर वाली फायर एक्सटिंग्विशर लोगे तो क्लास बी, सी और डी के आपको पे काबू पाएगी, क्लास ए के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सबको पता है आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक, अगर किसी को करंट लग जाता है तो सबसे पहले एक्सीडेंट पर पहुंचे, रश ना करें, वहां पर 108 हेल्पलाइन नंबर मिलाएं। ठीक है, उसके बाद जो आपका विक्टिम है उसको एग्जामिन करें अच्छे से। डो नॉट टच द विक्टिम, अगर वो करंट नहीं तो आपके पास भी पास हो जाएगा। ठीक है, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल। और ये सारे हैजार्ड एंड सॉल्यूशंस इसमें दे रखे हैं। हाई वोल्टेज रेस्क्यू, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन। इसको मैं यहाँ पर, आप इसकी स्पेलिंग देख लेना और इसको एक बार देख लेना फुल फॉर्म को भी। ठीक है, चलिए, फर्स्ट एड आपको पता है किस तरीके से प्रोवाइड करना है, स्टेप्स टू परफॉर्म CPR। नेक्स्ट लास्ट इसमें मेरे पास आता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, हैजार्ड पता लग गया, क्या हो गया, दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ है ना, कि अगर मेरे को सपोज कार्पेटल ट्यूनर सिंड्रोम, मैंने आपको बताया रिस्ट पेन है, तो किसकी वजह से माउस या कीबोर्ड वगैरह यूज करने के लिए, तो वो सोर्स ऑफ हैजार्ड हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैजार्ड हो गया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। सोर्स हैजार्ड यूजिंग कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर को यूज करें तो क्या क्या हैजार्ड किस किस वजह से हो सकता है। पुअर सिटिंग पोस्चर है मेरा, एक ही पोजीशन में लंबे समय से बैठे हुए हैं, दीज हैजार्ड्स में रिजल्ट इन पेन और स्ट्रेन हो सकता है। मसल फैटिग, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन से जो ग्लेयर निकलता है वो भी हमारी आइज के लिए हार्मफुल होते हैं। रेगुलर इंटरवल पर हमें स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस इक्विपमेंट को इम्प्रॉपर हैंडल करें उस वजह से भी हो जाता है। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर आप कोई भारी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहे हो या उठा रहे हो तो भी आपको कोई इंजरी हो सकती है। वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना। उसके बाद आता है मेरे पास एक ये चीज और देख लो, मेरे पास है इवैक्यूएशन पॉलिसी। इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या कहती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक इवैक्यूएशन पॉलिसी बनाती है। ठीक है, सपोज मैं एक टीम लीडर हूँ
तो मेरी टीम में जितने भी अंडर एम्प्लॉयज है ना, मैं उन सबको इवैक्यूएशन पॉलिसी बताऊंगी। ऑल द टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज को हम बताएंगे। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू, अदरवाइज अगर अब निग्लिजेंस करोगे तो बाद में जिंदगी का खतरा हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, आपके स्कूल में असेंबली पॉइंट होता है। अब आपको पता है अगर नीचे से मैसेज है कि असेंबली पॉइंट में पहुंचो, असेंबली एरिया में पहुंचो, तो सबको पता है कि कहाँ पर जाना है। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक असेंबली पॉइंट होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमें सबने वहां पर पहुंचना है। और इंश्योर करना है कि जितने भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को पता हो कि हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ पर है। एक बड़ी सिस्टम बनाया जाता है जो हमारे स्पेशल नीड या डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। सपोज है कि डिसेबल्ड पर्सन है, इसका मैंने एक पर्सन को बड़ी बना दिया कि इन केस कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डिसेबल्ड पर्सन को असेंबली पॉइंट तक सेफली लेकर के आना, राइट। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने अकॉर्डिंग अपना पॉलिसीज प्रोसीजर्स को सेटअप करते हैं। लास्ट में आपका आता है हेल्दी लिविंग, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, ठीक है। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, काम स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हेल्दी बीइंग, अगर हेल्दी लिविंग करनी है लास्टिंग इम्पैक्ट है। देखो अगर आप हेल्दी हो आप काम अच्छे से कर पाओगे, खुश रहोगे, तो हेल्दी रहोगे तो खुश रहोगे, ठीक है। जंक फूड वगैरह स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप अपना डाइट में चेंजेस करोगे तो आप देखोगे आपके जो डे टू डे वर्किंग उसमें है ना, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप और गोल सेटिंग, ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और इसी के साथ हमारा जो वन शॉट था वो IT 402 का कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी स्वाति मैम ने इतना साथ दिया तो आप लोगों को भी एक वादा करना है, आफ्टर एग्जाम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, प्लीज शो सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को, इस चैनल को अपने जूनियर्स के साथ सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ये वन शॉट वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।